BSOG 171 भारतीय समाज छवियाँ और वास्तविकताएं। इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं उस सारे चैप्टर को मैं एक ही क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखेंगे। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, यहाँ पर हम भारतीय समाज को पढ़ेंगे, यानी जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, जो भारतीय समाज है, भैया हमारा समाज कैसा है, हमारे सभ्यता संस्कृति कैसे है, इसके बारे में पूरी बुक चलेगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1.2 भारतीय सभ्यता के अध्ययन के दृष्टिकोण। यानी अगर आपको भारतीय सभ्यता को पढ़ना हो या स्टडी करनी हो तो उसका अध्ययन कैसे किया जाएगा। तो कह रहे हैं भैया अगर आपको भारतीय सभ्यता को पढ़नी है तो आप सबसे पहले गुणों की सूची बना लो। गुणों की सूची का मतलब समझते हो? कह रहे हैं कि भाई गुणों का सूची में यानी भारतीय लोगों में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे भारत के लोग कैसे विवाह करते हैं, कैसे शादी करते हैं, कैसे इनका रहन सहन है, कैसे इनका उठना बैठना है, कैसे इनका खाना पीना है, इनके आचार व्यवहार कैसे हैं, ये कैसे बातचीत करते हैं। यानी भारतीय सभ्यता को अगर आपको पढ़ना है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इनकी गुणों की सूची बना लो। क्योंकि आप सबको पता कि हमारा जो पूरा देश है, वहां पर अगर आप देखोगे उत्तर भारत के अलग प्रकार से रीति रिवाज मनाते हैं, दक्षिण भारत के लोग अलग प्रकार से रीति रिवाज मनाते हैं। हर जगह पर अगर देखेंगे तो रीति रिवाज, खान पान, उठना बैठना, बातचीत, बोली, भाषा, इन सभी चीजों की अगर हम सूची बना लें, लिख लें कि भाई जैसे मान लीजिए आपको भारतीय समाज का अध्ययन करना है तो सबसे पहले अध्ययन कैसे किया जा सकता है कि भारतीय लोगों के जो गुण हैं, ठीक है, उन गुण में कुछ भी हो सकता है। उनका शादी कैसे करते हैं, वो उनका खान पान कैसा है, उनके कपड़े कैसे हैं, लत्ते कैसे पहनते हैं, यानी उनका आचार व्यवहार कैसा है, वो बातचीत कैसे करते हैं, या उनके सोचने का तरीका क्या है। जब हम इन चीज़ों की सूची बना लेंगे तब हम भारतीय समाज की क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसकी स्टडी की जा सकती है। दूसरा है संस्कृति सार को, यानी अगर हम भारतीय समाज को अगर पढ़ना है तो भारतीय लोगों की संस्कृति पढ़ लो। इनकी संस्कृति कैसे, अगर भारत की संस्कृति की बात करोगे तो भारत की संस्कृति के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, तो भारत की बारे संस्कृति कैसे है वो हड़प्पा सिंधु सभ्यता से आपको जानकारी मिलेगी कि भारत की सभ्यता कैसे संस्कृति को। यानी अगर आपको भारतीय समाज का अध्ययन करना यानी भारत की सभ्यता कैसे है तो इनका कल्चर पढ़ लो। कल्चर में कैसे, यानी हम लोगों का ट्रेडिशन कैसा है, यानी हम लोगों में रीति रिवाज कैसे मनाए जाते हैं, हम लोगों में शादियां कैसे होती हैं, या हम लोगों में बड़े बूढ़ों का सम्मान कैसे होता है। यानी कल्चर, यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय लोगों में कौन कौन से गुण है, उन गुणों की सूची बना करके, या आप कह सकते हैं कि हमारा जो संस्कृति है यानी हमारा कल्चर है। कल्चर क्या है भाई, फैमिली इन लोगों की कैसी होती है कह सकते हैं, या भारतीय लोगों की अगर आपको अध्ययन करना है कल्चर में आप कह सकते हैं कि मैरिज कैसे होती है, हम लोगों में रिलेशन कैसे बनते हैं कह सकते हैं, या हम लोगों का समाज कैसा है, या हमारी कल्चर कैसा। कल्चर में आप लोग कह सकते हैं कि विवाह पद्धति कैसे है, हम पूजा पाठ कैसे करते हैं, हम रीति रिवाज कैसे मनाते हैं, कौन कौन से हम लोग। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो अगर भारतीय संस्कृति को आपको जानना है तो आप हमारे मंदिरों में जा सकते हैं, हमारे मंदिर कैसे बनते हैं, किस देवता की पूजा करते हैं। यानी संस्कृति, यानी अगर आपको भारतीय समाज को पढ़ना है तो भारतीय लोगों में कौन कौन से गुण होते हैं उनको जान लो, तो आपको भारतीय लोगों के बारे में पता चल जाएगा भारतीय सभ्यता कैसे है। दूसरा, आप भारत की संस्कृति के बारे में जान लो कि भैया यहाँ के लोगों की संस्कृति कैसे, शादी विवाह कैसे करते हैं, खान पान इनका कैसा है, उठना बैठना इनका कैसा है, रीति रिवाज कैसा है, ठीक है, या आपस में इनके रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, भाषा इनकी कैसी है। इन सारी चीजों को जानिए। यानी हम क्या कर सकते हैं, या तो गुणों के द्वारा भारतीय समाज को जान सकते हैं, भाई भारतीय लोगों में कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है, अच्छाई जान लो, बुराई जान लो, उसी के आधार पे आप भारतीय सभ्यता को समझ सकते हैं। यानी हम भारतीय सभ्यता को कैसे समझेंगे, तो भैया पहले भारतीय सभ्यता को समझने वाली पहली बात क्या कि आप इनके जो गुण होते हैं उन गुणों को जान लो, कौन कौन से गुण होते हैं उसको जान लो, या आप कह सकते हैं इनकी संस्कृति जान लो। हम लोगों का जो कल्चर है, हम लोगों का कल्चर क्या भाई, फैमिली कैसे होती है, हमारा बड़ा परिवार होता है या एकल परिवार होता है, शादियां कैसे होती है, हम रीति रिवाज कैसे मनाते हैं, हमारी पूजा पद्धति कैसे है, इस चीजों को जान करके आप कर सकते हैं। दूसरा, संस्कृति संचार, यानी हमारी जो संस्कृति है वो कैसे आगे बढ़ी है। आप देखोगे हमारी संस्कृति कैसे आगे बढ़ी, पहले अगर आप देखोगे तो भैया मोहनजोदड़ो हड़प्पा से हमारी संस्कृति जहां से जानने का पता चलता है। यानी हम लोगों में कलाकृतियां कैसे बनी, आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा को उठाकर देखेंगे। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे, जैसे आगे चलोगे, मौर्य काल, गुप्त काल,
वैसे ऐसे हमारी जो संस्कृति जो कल्चर है आगे बढ़ा है। आप कह सकते हैं सिंधु घाटी के बाद जो हमारी वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का भी आप सकते हैं यानी हमारे संचार का मतलब यानी भारतीय संस्कृति कैसे उसमें संचार होता है, कम्युनिकेशन। आप देखोगे ना दक्षिण में जाओगे, दक्षिण भारत में अलग प्रकार का कल्चर है, उत्तर भारत में अलग प्रकार का कल्चर है। आप देखो उसी प्रकार से यानी हमारी संस्कृति में कल्चर एक कल्चर एक प्रकार से कैसे घुला मिला है। तो अगर आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे तो वहां पर हमारे घर कैसे बनते थे या वहां का समाज कैसा था, उसी प्रकार से जो समाज है उसमें धीरे धीरे क्या परिवर्तन आता गया। यानी हम भारतीय सभ्यता को कैसे जान सकते हैं, पहले तो भैया गुणों की सूची बना लो, कौन कौन से गुण होते हैं उसको जान लो। दूसरा कह सकते हैं हमारा संस्कृति कैसे है या संस्कृति का संचार कैसे हो। संचार का मतलब संस्कृति कैसे आगे बढ़ी है, तो संस्कृति कैसे आगे बढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता से भैया वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता से देखोगे मौर्य काल, गुप्त काल, किस प्रकार से सभ्यता का संचार हुआ। पहले देखोगे भाई सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद अगर आप देखोगे किस प्रकार से यहाँ पर जनपद आए हैं, उस नदियों के किनारे लोग बसे हैं, वैसे वैसे आकर देखोगे तो हमारा जो कल्चर है उसका विस्तार हुआ धीरे धीरे। या आप कह सकते हैं भारतीय सभ्यता एक प्रकार का यानी भारतीय सभ्यता का आप विश्लेषण करके भी जान सकते हैं। भारतीय सभ्यता का विश्लेषण का मतलब होता है यानी दो देशों की सभ्यता, जैसे मान लो एक भारत की सभ्यता और किसी और देश की सभ्यता को आप जब साथ में रखेंगे तब आप यानी भारतीय सभ्यता को जानने के लिए अगर हम भारतीय सभ्यता का विश्लेषण करेंगे तब भी हम उसको समझ सकते हैं। तो 1.2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय सभ्यता को हम कैसे जान सकते हैं। भाई भारतीय लोगों के गुणों जान लो, हमारी पूजा पद्धति कैसे है, हमारे रीति रिवाज कैसे है, हमारे धर्म कौन कौन से हैं, ठीक है, हमारी बोली भाषा कैसे है, हमारे यहाँ पर विवाह पद्धति कैसे है, ठीक है, हम लोगों का चाल चलन कैसा है, भारतीय लोग सोचते समझते कैसे, इन सारी चीजों को जान करके क्या कर सकते हैं आप भारतीय जो सभ्यता है उसको समझ सकते हैं। ठीक है 1.3 में क्वेश्चन पे आप पूछता है कि भारत को भौगोलिक रूप में कैसे समझेंगे। तो देखिएगा भारत को आप भौगोलिक रूप में कैसे समझते हैं। पहला बात है 12 मासी। देखो पूरे देश में अगर आप इंडिया को देखोगे तो पूरे देश को अगर हम 12 महीनों में, आप सबको पता होगा ना कि भारत में 12 महीने माने जाते हैं। हिंदी महीनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे चैत्र है, बैसाख है, जेठ है, आषाढ़ है, सावन है, भादव है। इस प्रकार से अगर आप हिंदी महीने को देखेंगे तो हमारे में क्या भैया 12 महीने होते हैं। हर महीने के अलग अलग महत्व है। देखो अगर जैसे जेठ आषाढ़ का है, जैसे आषाढ़ का महीना तो लोग बोलते क्या है पानी बारिश होगा। अगर देखोगे माघ और पूस का महीना तो वहां पर ठंडी पड़ती है। यानी भारत की अगर भूगोल को अगर आपको समझना है तो भौगोलिक प्रकार से यानी भारत को किस प्रकार से यानी भौगोलिक क्षेत्र में 12 महीनों में बांट लेते हैं। देखो भारत में भौगोलिक क्षेत्र, अरे 12 मासी क्षेत्र का मतलब होता है कि आप लोग देखते हो जैसे आप कश्मीर की बात करोगे तो वहां पर अलग प्रकार से भौगोलिक है। अब जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार में गया, यहाँ पर अलग भौगोलिक संस्कृति है। तो यानी भारत को भौगोलिक संस्कृतियों में भी बांटा। नहीं भूगोल के रूप में हम भारत को कैसे सही, नहीं भारत को अगर आप देखोगे तो भारत को 12 महीनों में यहाँ के लोगों ने बांट रखा है। यानी हर महीने बना रखे कि भाई यहाँ पर जैसे आप देखोगे हमारे देश में क्या बोला जाता है भाई 4 महीने ठंडी पड़ती है, 4 महीने गर्मी पड़ती है, 4 महीने बरसात होती है। इस प्रकार से यानी 12 मास में उसमें लोगों में बांट रखा है, कब कितनी ठंडी पड़ेगी, कब बरसात होगी, कब कौन सी फसल लगानी है। इसी प्रकार से तो 12 महीने में यानी आप भारत को अगर आपको समझना है तो भारत को 12 महीनों में बांटा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग देखो जब ठंड का महीना होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में यहां पर देखते हो फसलें लगाई जाती हैं। उस प्रकार से यानी कह सकते हो कि भारत को अगर हम 12 मासी क्षेत्रों में यानी भारत को भौगोलिक दृष्टि से आप कैसे समझेंगे, यानी ज्योग्राफी कंडीशन में आप कैसे समझ सकते हैं। तो ज्योग्राफी कंडीशन यानी भौगोलिक क्षेत्र में देखोगे तो क्या है, अलग अलग इलाकों को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया ना। देखो अगर आप देखोगे कश्मीर में देखोगे तो वहां पर अलग प्रकार की फसलें होती हैं। ठीक है, अगर आप यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब आओगे तो यहाँ पर अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। आप जैसे अगर आप उड़ीसा, झारखंड या समुद्री इलाकों में जाओगे तो वहां पर अलग प्रकार से मौसम होता है। यानी भारत को अगर हम 12 महीनों यानी 12 मासी महीने में बांटते हैं तब भारत को भौगोलिक रूप में समझ सकते हैं। पहली बात क्षेत्र मार्ग का मतलब भारत में कहां पठार है, कहां पहाड़ है, कहां क्या है, इस आधार पे भी भारत को भौगोलिक क्षेत्र में समझ सकते हैं। आप लोग यानी इंडिया का जो पूरा मैप है अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप मान लीजिए इंडिया का मैप मैंने बना दिया, इस प्रकार से समझ सकते हैं। मेरे से बनता नहीं है भाई, इंडिया का मैप इस प्रकार से बना रखा है। जैसे भी आप समझ इंडिया के मैप में देखोगे तो अगर आप देखोगे तो भाई जो हमारे क्षेत्र होते हैं, देखो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदी है। तो हमारे जो मार्ग क्षेत्र हैं भैया, कहीं पर नदी का मार्ग है, आप देखते होंगे कहीं पर नदी का मार्ग है,
कहीं पर यातायात के मार्ग हैं। इस आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, भारत को समझ सकते हैं। देखो अगर देखो कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, वो गोमुख से निकलती है, यानी कह सकते हो कि अगर आप देखोगे उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ तक जाती है, सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, होते हुए जाती है। तो नदी मार्गों के जरिए, पर्वत मार्गों के जरिए, पहाड़ जो मार्ग हैं, इनके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, देश को समझ सकते हैं, भारत को, भौगोलिक क्षेत्र को, यानी भारत की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको समझना है, यानी जो मार्ग क्षेत्र हैं। ठीक है, एकांत सापेक्ष क्षेत्र का मतलब समझते हो, जहां पर लोग रहना नहीं चाहते। ऐसे भी कुछ इलाके भारत में जहां पर कुछ होता नहीं है, जैसे बंजर जमीन है या वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अगर अब मैं बात करूं एकांत क्षेत्र, जैसे लद्दाख है, लद्दाख में कोई फसलें नहीं होती है, वहां पर लोग रहना है। तो इन क्षेत्रों के आधार पर भी हम क्या करते हैं, भारत के भौगोलिक क्षेत्र को समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है कह सकते हैं, भैया भारत को आप 12 महीनों में बांट दो। ठीक है, कहीं कहीं पर देखोगे गर्मी, ठंडी, बरसात, इसके आधार पर देखोगे तो फसलों का उत्पादन किया जाता है या मौसम के अनुसार सारी चीजें होती है। यानी हम भारत को अगर भारत इंडिया को अगर हम भौगोलिक क्षेत्र में समझना है तो सबसे पहले 12 मास, यानी जो 12 महीने जो बना रखे यहाँ के लोगों ने, उस आधार पे भारत को भौगोलिक क्षेत्र में समझ सकते हैं। देखो आप सबने सुना होगा ना, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे ठंड का महीना होता है, जैसे आप देखेंगे, जैसे भाई गर्मी का महीना कब है, ठंडी, उसी प्रकार से आप हिंदी महीनों में देखेंगे तो लोगों ने बना रखा है ना। जैसे आप देखेंगे जैसे माघ, पोष, इस प्रकार के जो महीने, उसमें क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है ना, सबको पता भाई वो ठंडी के महीने बना रखे हैं। जैसे गर्मी के महीने क्या है, अगर आप देखोगे तो जैसे आप देखोगे जेठ, बैसाख, इन महीनों में क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। आषाढ़, सावन, इन महीनों में क्या होती है, बरसात होती है। यानी 12 महीने जो बना रखे हैं, 12 महीने जो बना रखे, इस आधार पे भी हम भारत को भौगोलिक रूप से समझ सकते हैं। दूसरा, मार्ग क्षेत्र, कौन कौन से मार्ग हैं भाई, कहीं नदी का मार्ग है, कहीं पर्वत का मार्ग है, इस आधार पे भारत को हम समझ सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र पर। सापेक्ष एकांत, एकांत क्षेत्र का मतलब समझते हैं कि ऐसे इलाके जहां पर ना तो फसल होती है, ना तो कुछ होता है, ना वहां लोग रहना भी नहीं चाहते, एकांत इलाके हैं जहां पर कोई आना जाना, जैसे बहुत पर्वतीय इलाका है तो वहां पर, या वहां पर बर्फ, जैसे कश्मीर के इलाके हैं, जैसे लद्दाख का इलाका है, तो बहुत एकांत इलाका है जहां पर जनसंख्या कम रहना चाहती है। सापेक्ष एकांत क्षेत्र का मतलब जहां पर ना तो फसल होती है, ना तो कुछ खाने पीने को होता है, वो एकांत इलाके, वहां पर ना तो लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। ठीक है, और 12 मासी इलाके क्या होते हैं, जहां पर फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जहां पर खाद्यान्न फसलें ज्यादा होती है। और मार्ग क्षेत्र का मतलब आने जाने के जो इलाके हैं, जैसे भाई कश्मीर को कन्याकुमारी से कौन कौन से मार्ग जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप नदी मार्ग है, देखोगे नदियां क्या करती हैं भाई, इलाकों के, नदियों के इलाके। तो इस यानी भौगोलिक दृष्टि से भी हम क्या कर सकते हैं, भारत को समझ सकते हैं। यही दो जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर में, अगर आप देखेंगे 1.2 जो मैंने आपको बताया और 1.3, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ करके जाना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो क्या है, हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, आप देखेंगे इसका नाम क्या है, भारत एक उपनिवेश के रूप में। उपनिवेश मतलब समझते हैं, जब हमारे देश पर भाई मेरे अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेजों के समय हमारा देश कैसे था, अंग्रेज के टाइम में आपको बताऊं, आप कह सकते हैं जब हमारा देश, उपनिवेश का मतलब समझते हैं जब कॉलोनिज्म था, अंग्रेज जब यहाँ पर शासन करते थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते जब शासन करती थी, उसकी बात करेंगे। औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज कैसा था, अरे भाई आप सबको पता है कि जब यहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे तो हमारा जो समाज था कैसा था, यहाँ पर देखोगे खेती जो होती थी, वहां पर किसानों की बदहाली थी। ठीक है, किसान बेचारा परेशान रहता था, किसान, अंग्रेज क्या करते थे, उससे बहुत ज्यादा राजस्व लेते थे, उसको बहुत ज्यादा परेशान भी करते थे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर भारत के व्यापार की बात करोगे तो अंग्रेजों ने कह सकते नीति के तहत भारतीय व्यापारों का पूरी तरीके से उन्होंने पतन कर दिया। ठीक है, भारतीय कृषि का, उद्योगों का पूरी तरह का अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उनका पतन कर दिया। यानी भारतीय समाज एक प्रकार से देखोगे औपनिवेशिक काल में, अंग्रेज समय क्या था, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, हर चीज का पतन हो रहा था जब अंग्रेजी शासन था। यानी अंग्रेज यहां से क्या करते थे भाई, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते थे। ठीक है, क्या कमाना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए क्या करते थे, जैसे किसान है, किसान से बहुत ज्यादा राजस्व लेते थे, बेचारा किसान परेशान होकर के खेती छोड़ करके भाग जाता था। और भारत में जो खेती होती थी किसके लिए होती थी, खाद्यान्न के लिए, लोग खाने पीने के लिए फसलों का उत्पादन करते थे। एक बात बताओ तुम लोग, अगर हम लोग जैसे गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, एक खाने पीने की जो चीजें हैं, अगर हम इनका उत्पादन नहीं करेंगे और उसकी जगह पर अंग्रेज पता क्या उगवाते थे,
चाय का उत्पादन करते हैं, नील का, अफीम का। एक बात बताओ, कोई आदमी चाय थोड़ी खाएगा, अफीम थोड़ी खाएगा, नील थोड़ी खाएगा? अरे भैया, गेहूं चावल जो होता है, दाल होती, दाल खाई जाती है। तो अंग्रेज कह सकते हो कि जो बाजार में बिकने वाली चीजें हैं उनका उत्पादन करवाते थे, या अंग्रेजों को जिससे मुनाफा हो सकता था। भाई यहाँ का समाज गरीब हो जाए, यहाँ के किसानों पर कुछ भी हो जाए, अंग्रेज उसको नहीं सोचते। लेकिन अंग्रेज क्या, यहां से ज्यादा क्या करना चाहते थे? कच्चा माल। क्योंकि वहां पर अंग्रेजों ने ब्रिटेन में बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रखी थी, वहां पर कच्चा माल भेजते थे। क्योंकि अंग्रेजों के यहां पर भैया जो कपड़ा बनता था उसमें नील के लिए कह सकते हो यहां पर नील का उत्पादन होता था। एक बात बताओ, तुम्हारे अगर खेत है और तुम नील उगाओगे तो खाओगे क्या? अरे गेहूं, भारत के जो लोग होते हैं ना, भारत में अगर किसान के पास ना 2 बीघे खेत हैं, 4 बीघे खेत हैं, तो सबसे पहले आदमी सोचता भैया कि मैं अपने 1 साल के लिए खाने के लिए बचा लूं। यही सोचता हर आदमी। आप भी गांव में अगर जाएंगे तो किसी के पास 2 बीघे खेत हैं, 4 बीघे खेत हैं, 10 बीघे खेत है, तो आदमी सोचता सबसे पहले हम खाने पीने के, सब्जी उगाता है, गेहूं बोता है, चावल यानी धान का उत्पादन करता है, खाने पीने की फसलों का उत्पादन भारत में ज्यादा होता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने यहां पर पता क्या किया? कह सकते कि एक प्रकार से व्यावसायिक फसलों का उत्पादन उन्होंने बढ़ा दिया। कह सकते हो गेहूं की जगह पर वो कह सकते हो अफीम का उत्पादन होने लगा, नील का उत्पादन होने लगा, कपास का उत्पादन होने लगा। इससे क्या हो कि जो भारतीय जो कृषि थी वह पूरी तरीके से खत्म हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई, यहां पर भुखमरी बढ़ गई। जो हमारा समाज था उसमें देखो किसान बदहाल था, इतने ज्यादा उससे राजस्व लिए जाते थे। उसी प्रकार से अगर मैं व्यापार की बात करूं तो व्यापार की स्थिति भी दयनीय बनी रही। व्यापार भी पूरी तरह से अंग्रेजों ने रणनीति बनाकर उसको कोलैप्स किया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो खुद आकर के यहां पर व्यापार करते। एक बात बताओ, अगर भारत का व्यापार चलता तो अंग्रेज अपना समाज कैसे बेचेगा? तो अंग्रेजों ने नीति बना करके भारतीय व्यापारियों को पूरी तरीके से भारतीय व्यापार का पतन कर दिया, ताकि वो लोग अपना क्या कर सकें, सामान को नहीं। भारतीय समाज देखोगे तो पूरी तरीके से बदहाल था, गरीबी में जी रहा था। किसान को देखोगे तो किसान बेचारा बदहाल था। और अंग्रेज कह सकते कि ज्यादा से ज्यादा मोटा मुनाफा कमाने के लिए भारतीय समाज का शोषण कर रहा था। ठीक है, यानी औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज का था, ये तो सबको पता ना भाई। बदहाल था, गरीबी थी, खाने पीने की चीजें नहीं थी। व्यापारी की बात करोगे, किसान की बात करोगे, मजदूर की बात करोगे, तो सभी का क्या अंग्रेज क्या करते थे? शोषण करते थे, उनका दमन करते थे। अंग्रेज औपनिवेशिक काल का मतलब समझते हैं, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में हमारी सोसाइटी कैसी थी? तो हमारी सोसाइटी तो ऐसी ही रही। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 2.3 में क्या है। औपनिवेशिक के दौरान भारत में कौन कौन से दृष्टिकोण है? पहला जो दृष्टिकोण है भारतवादी। जो भारतवादी अगर दृष्टिकोण की बात करोगे तो ऐसे कुछ लोग थे जो भारतवादी दृष्टिकोण की क्या करते हैं? बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, भारतवादी दृष्टिकोण का मतलब यानी जो ऐसा दृष्टिकोण जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का अध्ययन करता था। एक चीज मैं बताऊं, जब अंग्रेज पहली बार इंडिया में आए थे ना, तो भारत के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया? भारतीय जो धर्म ग्रंथ थे उनका उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। एक पता है, जब अंग्रेज यहाँ पर पहली बार आए ना, तो भारतीय समाज को तो लोग जानते नहीं थे, तो धर्म ग्रंथों को, गीता को, रामायण को, इस प्रकार की जो पुस्तकें थी उनको पढ़ना उन्होंने शुरू किया, ताकि हम भारतीय समाज को क्या कर सकें? उनका अध्ययन कर सकें। अरे भाई, इंडियन कल्चर को समझोगे, इंडियन मेंटेलिटी को समझोगे, तभी तो उसको गुलाम बना पाओगे। इसलिए वो क्या करते थे? भारतीय जो ग्रंथ होते थे, यहाँ की जो किताबें होती, जो पुस्तकें होती थी, उनका क्या करते थे? अध्ययन करते थे। तो भारतवादी दृष्टिकोण को कह सकते हो कि जो भारत के दृष्टिकोण की बात करता है। ठीक है, और अंग्रेज भारतवादी दृष्टिकोण का मतलब समझते हो? ऐसे बहुत सारे अंग्रेज थे जो भारतीय लोगों को पढ़ाना चाहते थे, लिखाना चाहते थे। किस लिए? ताकि एक बात बताओ, अंग्रेज यहाँ पर आया था, लेकिन भाई ब्रिटेन से अंग्रेजों का थोड़ी लगा। तो यहां पर जैसे अंग्रेजों को शासन चलवाना है, प्रशासन चलवाना, तो क्या भारतीय लोगों को पढ़ाते भी थे, लिखाते भी थे, ताकि उनसे काम करवा सके, उनसे शासन प्रशासन चलवा सके। इसलिए भारतवादी दृष्टिकोण को, यानी जो भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजों ने पढ़ाई की, एजुकेशन ली, ताकि भारत को समझ सके, और फिर उन्होंने भारत में कैसे कई प्रकार के सरकार कह सकते हो स्कूल खोले, कॉलेज खोले, ताकि भारतीय लोगों को पढ़ाया जा सके, और भारतीय लोगों को पढ़ा करके हम उनको शासन में लेकर के, प्रशासन में लेकर के उनसे काम करो। औपनिवेशिक दृष्टिकोण का मतलब बताता है जो अंग्रेजी इतिहासकारों का दृष्टिकोण, उसे हम क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक इतिहासकार या औपनिवेशिक। देखो,
अंग्रेजों का पर्सनली मानना थे कि भारत में ना तो कोई सभ्यता है ना तो कोई संस्कृति है, भारत के जो लोग हैं बिल्कुल पिछड़ा हुआ समाज है और भारत के लोगों को कुछ, इसलिए देखोगे जितने भी अंग्रेजी इतिहासकार हैं सभी भारतीय सभ्यता संस्कृति को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जितने भी अंग्रेज हैं, यानी अगर मैं अंग्रेजी इतिहासकारों की बात करूं तो सभी जितने भी अंग्रेजी इतिहासकार हैं वो जम करके भारत के लोगों का कहते हैं कि भारत में ना तो कोई सभ्यता है, यानी एक प्रकार के कहते हैं कि भारतीय जो समाज है वो धर्मों में बटा हुआ, यानी यहां पर हिंदू, जैसे आप देखोगे प्राचीन इतिहास को हिंदू का इतिहास बता देते हैं, मध्यकालीन इतिहास को मुस्लिम इतिहास बता देते हैं। उसी प्रकार से जितने भी अंग्रेजी इतिहासकार थे वो कहते हैं कि यहाँ पर जो राजा रहता था, जो शासक रहता था, वो तो ऐश आराम करता था बल्कि जनता पर शोषण और दमन करता था। यानी भारतीय समाज को, यानी जो भारतीय शासक है वो तो जनता पर शोषण करते थे, दमन करते थे। भारतीय जो लोग हैं असभ्य हैं, इनमें कोई सभ्यता नहीं है या इनमें कोई कल्चर नहीं। यानी जितने भी अंग्रेजी इतिहासकार हैं, मैं पूरी अंग्रेजी इतिहासकारों की पूरी मंडली बताऊं, जितने भी अंग्रेजी हिस्टोरिकन हैं सभी बताते हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण ही यही है भाई कि भारत एक प्रकार से अनकल्चर देश है। इनका या तो पढ़े लिखे हैं, न तो इनमें सभ्यता है, न तो इनमें संस्कार है। यानी एक प्रकार से भारत के इंडिया को लेकर के पूरी तरह से करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, बुराई करते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक दृष्टिकोण तो यही है भाई। अंग्रेज जो थे, अगर उस बात को उन्होंने पूरी तरह से इंडिया को क्रिटिसाइज किया भाई, उन्होंने बोला कि यहाँ के जो शासक है जनता पर शोषण करता है, जनता पर दमन करता है, यहाँ की जो जनता हिंदू मुसलमान में लगी हुई है और धर्म के आधार पे जो भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से क्रिटिसिज्म होता है। या भारतीय समाज उसकी जो अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही है, एक प्रकार से इस प्रकार से, या यहाँ के जो शासक हैं वह जनता पर शोषण करते हैं, समाज में बंटवारा है, समाज में छुआछूत है, जातिवाद, इस प्रकार से। और भारतीय सभ्यता को कह सकते हो, लोग बताते हैं पिछड़ी हुई सभ्यता है, एक पिछड़ा हुआ समाज है। जब अंग्रेज इस प्रकार के आरोप लगाते हैं भारतीय समाज को, तो क्या वो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, जिसे हम राष्ट्रवादी, भाई देखो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जो भी औपनिवेशिक इतिहासकार थे उनका उन्होंने विरोध करते हुए बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, भारत जो है वो बहुत अच्छा देश है। राष्ट्रवादी इतिहासकार जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इंडिया का क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसाइज किया, या राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक इतिहासकारों ने राष्ट्रवादी इतिहास उसको काउंटर बैक करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अंग्रेज कहते हैं कि भारतीय समाज धर्मों में बटा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो हमारे जो प्राचीन सभ्यता है वो बहुत अच्छी थी। मौर्य काल, गुप्त काल को स्वर्ण काल वो बताते हैं, और वो बताते हैं कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो देखोगे बहुत अच्छी सभ्यता थी, हमारा जो समाज है अच्छा समाज था। यहाँ के जो शासक थे, शासक जो होता था वो समन्वयकारी था, जनता की बातों को सुनता था, न्याय प्रिय राजा होता था। यानी अंग्रेज जो बातें करें वो बिल्कुल गलत करें। यानी राष्ट्रवादी इतिहासकारों हैं, जब अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता को या यहाँ के कल्चर को या यहाँ के शासन व्यवस्था को उन्होंने बोला कि अनपढ़ समाज है या असभ्य समाज है या अनकल्चर लोग हैं, तब यहाँ के जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने उसका भाई जवाब दिया कि हमारा जो प्राचीन सभ्यता थी बहुत अच्छी थी, हमारा गुप्त काल, मौर्य काल, उसको लेकर के राष्ट्रवादी इतिहासकार बल्कि इसकी क्या करते हैं, अच्छाइयां बताते हैं कि भाई जो मौर्य काल था, जो गुप्त काल था, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल, गुप्त काल को स्वर्ण काल किसने बोला भाई, राष्ट्रवादी इतिहास कौन बता कि भाई हमारा जो, जैसे अशोक की बात करें तो अशोक को प्रतापी राजा बताते हैं। उसी प्रकार से जो सिंधु सभ्यता है उसका गुणगान करते हैं, भाई जो सिंधु सभ्यता थी एक प्रकार से, अगर आप देखेंगे किस प्रकार से सिंधु सभ्यता एक प्रकार से शहरी सभ्यता है, उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता का भी गुणगान करते हैं। यानी वो लोग कहते हैं कि भारतीय जो समाज है, अंग्रेज जो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय लोग असभ्य हैं, उनमें कोई संस्कार नहीं है, उनमें कुछ नहीं, यहाँ के जो शासक होते थे एक प्रकार से जनता पर अत्याचार करते थे। इस बातों को राष्ट्रवादी इतिहास या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बिल्कुल गलत बताता है और कहता है यहाँ के जो शासक होते, जो राजा होते थे वो न्याय प्रिय होते थे। यानी अंग्रेजों ने जिस प्रकार से क्रिटिसिज्म किया या अंग्रेजों की तरफ से जितने भी अंग्रेजी इतिहासकार थे औपनिवेशिक इतिहासकार या औपनिवेशिक दृष्टिकोण के लिए, वो भाई भारतीय लोगों की बुराई करते थे, ये अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग, इनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, और राष्ट्रवादियों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि उन्होंने बोला कि हमारा जो मौर्य काल था बहुत अच्छा सिस्टम था, गुप्त काल हमारा अच्छा था, हमारी सभ्यता अच्छी, हमारी संस्कृति अच्छी है। और जिस प्रकार के अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि भारतीय समाज या कह सकते हो वो प्राचीन समाज को,
इतिहास बताते हैं और मध्य को मुस्लिम जी, यानी उनका कहने का मतलब कि भारत में हिंदू मुसलमान को लेकर के एक प्रकार से विरोध है, यानी हिंदू मुसलमान में कोई संबंध नहीं, हिंदू मुसलमान यहां पर लड़ते रहते हैं, ये अंग्रेज कहते थे, ठीक है। लेकिन इसी को काउंटर बैक करते हुए राष्ट्रवादी इतिहास कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, गलत थ्योरी है। अंग्रेजी इतिहासकार या राष्ट्र औपनिवेशिक लोग जो कह रहे हैं वो गलत बातें कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रवादी बताते हैं कि यहाँ का जो शासक है वो न्यायप्रिय है, बल्कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है। और यही है, 3 दृष्टिकोण है, ठीक है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में मोस्टली यही आता है और इसी को आपको याद करके या प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है। हेलो, पर देखिएगा क्या है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो भारत में राज्य रहित समाज। राज्य रहित समाज का मतलब समझते हो? अरे भाई, जब आदमी जंगलों में रहता था, यानी जो खाना बदोश थे या पशुपालक जो समाज था, जब कोई राज्य नहीं था, यानी जब आदिमानव के रूप में रहते, शिकारी संग्रहकर्ता का जो समाज था वो राज्य रहित समाज था। यानी ऐसा समाज जहां पर राज्य ना हो, जहां पर स्टेट ना हो, ठीक है, यानी वहां पर शासन प्रशासन को चलाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। भारत में राज्य रहित समाज हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं राज्य रहित समाज की बात करूं तो आप लोग कह सकते हैं राज्य रहित समाज इसे कहते हैं जो हमारा शिकारी संग्रह करता था, ठीक है, जो पशुपालक खाना बदोश थे, ऐसा जो समाज था वो राज्य रहित समाज था। वहां पर किसी प्रकार का राज्य नहीं होता था, बल्कि लोग जंगलों में निवास करते थे और जा करके पशुओं का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और ला करके उसको खाते पीते थे। और जो पशुपालक खाना बदोश हैं वो भी उसी प्रकार का समाज था। पशुपालक खाना बदोश का मतलब होता है कि जिन लोगों का कोई निवास स्थान नहीं होता था, वो पशु चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान आते जाते रहते। राज्य रहित यानी ऐसा समाज जिसमें राज्य ना हो। राज्य रहित यानी राज्य ही नहीं, स्टेट ही नहीं। तो स्टेट में कहां पर नहीं है? या तो शिकारी संग्रहकर्ता थे उनके साथ था, दूसरा जो पशुपालक खाना बदोश थे, ये दोनों क्या है? राज्य रहित, यानी इसमें राज्य नहीं था, यानी यहां पर कोई सत्ता नहीं होती थी, या कोई शासक नहीं होता था, या कोई कबीला या सरदार वरदार नहीं होता था, ठीक है। जैसे अगर बात करूं अभी क्या, अभी राज्य है, देखोगे आज हमारी एक सरकार है, हम लोग इस एक देश में रहते, एक स्टेट की हम बात करें, लेकिन जो पशुपालक खाना बदोश थे या जो शिकारी संग्रहकर्ता समाज था, जो जंगलों में रहता था और पशुओं का शिकार करता था, ठीक है, जब लोगों ने बसना शुरू किया तब समाज आया, ठीक है। लेकिन जब लोग अस्थायी रूप से रहते थे, जंगलों में निवास करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं को चराते रहते थे, वह जो भारतीय समाज था उसमें राज्य नहीं था, ठीक है। उसी के प्रकार से आप देखेंगे भारत में राज्य सहित समाज, राज्य सहित समाज। देखो एक बात बताओ, देखिएगा पहले जो लोग थे जंगलों में रहते थे, जानवर का शिकार करते थे, पशुओं को मारते थे, उसको खा लेते थे। उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तब लोगों ने पशुओं को पालतू बनाया। जब लोगों ने पशुओं को पालतू बनाया उसके बाद क्या, पशुपालन बढ़ा। और पशुपालन जब लोग करने लगे, पशुपालन के लिए क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे आते जाते रहते थे। और जब जो पशुपालक समाज था या जो शिकारी संग्रह करता समाज था, जब इन लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, भाई इनको खेती करने की जरूरत पड़ी क्योंकि खाने की ज्यादा खाद्यान्न की ज्यादा चाहिए था, तो इन लोगों ने खेती करना। और जब कह सकते हैं जब भारतीय समाज ने खेती करना स्टार्ट किया, यानी जब लोग कृषि की ओर बढ़े, और जब समाज कृषि की ओर बढ़ा, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया, तो लोग रहने लगे, एक स्थान पर रहने लगे। भाई नदियों के किनारे लोग बस्तियां बनने लगे, गांव बनने लगे, समाज इस प्रकार से क्या धीरे 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 समाज की स्थापना हुई। क्योंकि मान लीजिए अगर एक जगह पर लोग बसने लग गए, देखो जब खेती करना स्टार्ट हुआ तब जो लोग थे वो एक स्थान पर देखो भाई खेती करने के लिए एक जगह पर रहना बहुत जरूरी है। और जब लोग एक जगह पर रहने लग गए तो भाई उनमें लड़ाई होते थे, झगड़े होते थे, मार पिटैया हो जाता था। तो इस झगड़ा लड़ाई या उनमें किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो वहां पर किसी ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो विवादों को निपटा सके या उनमें जो लड़ाई झगड़ा उनको शांत करा सके। इसलिए कह सकते कि वहां पर एक राज्य की स्थापना हुई। शुरू में राज्य ऐसे नहीं है, शुरू में ये लोग कबीलों में रहते थे। तो कबीला उबीला फिल्मों में देख रहा होगा ना, कबीले में सरदार होता था। तो ये पहला जो समाज थे, लोग थे कबीले में रहते थे, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप बना करके रहते थे। और उन जो ग्रुप होते, जो कबीले होते थे, इनमें एक सरदार होता था। वो सरदार क्या करता था, अगर कोई लड़ाई हो गया, झगड़ा हुआ, उसका निपटारा करता था। धीरे धीरे जो कबीले थे नगर बने, गांव बने, और धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य की स्थापना हुई और एक स्टेट आया। जिस प्रकार से आज हम राज्य को देखते हैं, जैसे हमें आज राज्य या सरकार दिखाई देती है,
पहले इसको ऐसा बिल्कुल नहीं, ये धीरे 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 परिवर्तन की एक प्रक्रिया थी। आज हम यहां तक पहुंचे हैं। आज हम जिस रूप में सरकार को या स्टेट को देखते हैं, ऐसे पहले स्टेट नहीं होता था, ये धीरे धीरे स्टेट बढ़ा है। जब लोगों ने खेती करना शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू किया, तब लोग एक जगह पर आकर के रहने लगे। और जब लोग एक जगह पर रहने लगे तो भाई उनमें कई प्रकार के विवाद हो जाते थे, ऊंच नीच हो जाता था या लड़ाई झगड़ा हो जाता था। इन लड़ाई झगड़ों को निपटारे के लिए भाई कबीले बने या वहां पर कोई सरदार बना या इस ऐसी शक्ति की जरूरत पड़ी जो लोगों के विवादों को निपटा सके। तो ऐसी इस प्रकार से कह सकते हो कि राज्य की स्थापना हुई और समाज जो था वह राज्य की ओर या स्टेट की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, समझ क्या औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र, राज्य और समाज। देखो भाई, जब औपनिवेशिक था, जब यहाँ पर हमारे देश पर अंग्रेज शासन करते थे, तब यहाँ पर हमारे देश में राष्ट्र नहीं था, हम एक राष्ट्र के रूप में नहीं थे, बल्कि भारत जो था अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो भाई बहुत सारी रियासतें होती थी। ठीक है, जैसे अवध है, बंगाल है, अलग अलग रियासतों में देश बटा, यानी राष्ट्रवाद की, यानी एक देश को लेकर के, नेशन को लेकर के किसी प्रकार की अवधारणा नहीं थी। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखोगे तो जैसे अंग्रेज जब थे, या कह सकते जो हमारा प्राचीन इतिहास है, वहां पर राष्ट्र को लेकर राष्ट्रवाद की अवधारणा नहीं थी। और जब यहां पर अंग्रेज आए, वहां पर फिर आप देखेंगे जब राष्ट्रवादी अवधारणा आती है, तब पूरा समाज, नहीं हमारा जो समाज था देखेंगे तो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदाय में। राष्ट्रवाद या नहीं कह सकते, हम लोग पहले राष्ट्र के रूप में नहीं थे, बाद में एक राष्ट्र के रूप में क्या हुए, इनबिल्ट हुए, एक राष्ट्र की स्थापना हुई। तो राष्ट्र की जो स्थापना हुई कैसे हुई, क्योंकि धीरे धीरे राष्ट्रवाद की थ्योरी आई, यानी राष्ट्र लोगों में, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के एक भाषा, एक धर्म, एक जाति, एक पंथ, इसकी बात करता है। यानी इससे ऊपर उठ करके जब हम देश के लिए एकत्र होते हैं, जब हम देश के लिए इकट्ठा होते हैं, यानी हम एक राष्ट्र के लिए, ठीक है, अपनी धर्मों को लेकर के, जाति को लेकर के, भाषा को लेकर, धर्म को लेकर के, इससे ऊपर उठ करके जब हम एक देश के बारे में बात करते हैं। भाई जब अंग्रेज थे हमारे देश में, तब तो भारत नहीं था ना, भारत नाम का कोई देश नहीं था भाई, बहुत सारी रियासतें होती थी, पूरा देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन बाद में जब लोगों में जागृति आई और राष्ट्रवादी अवधारणा का विचार हुआ, तब कह सकते कि इंडिया बना, या देश को लेकर के आंदोलन हुए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, उसी प्रकार से यानी जब भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की अवधारणा बिल्ट हुई, तब जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ आप देखेंगे तो तमाम तरह के आंदोलन होते हैं, मूवमेंट होते हैं। महात्मा गांधी है, या हमारा समाज में जो बदलाव आया, जब लोग पढ़े लिखे, एजुकेट हुए, तब लोगों में कह सकते हैं राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी, वह राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ती हैं और धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार से राष्ट्र, देखो अंग्रेज जो थे भाई, भारत के लोगों को अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्म में सारा देश बटा हुआ था भाई। बंगाल अलग था, अवध अलग था, पंजाब अलग था, या दक्षिण के राज्य अलग थे। तो सभी आपस में क्या थे, राष्ट्रवादी कोई अवधारणा नहीं थी, यानी सभी आपस में अपने जो रियासत थी उसकी बात करते थे, भाई हमारा रियासत है इसके, यानी कोई राष्ट्रवादी अवधारणा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में एक राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो लोगों को जोड़ती है। क्या करती है, राष्ट्रवाद क्या एक विचारधारा है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। लोग अपनी जाति से, धर्म से या भाषा से, इन चीजों से उठ करके एक राष्ट्र के नाम पर एकत्र होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। और जब राष्ट्रवाद की अवधारणा लोगों में बढ़ी, तब अंग्रेजों के खिलाफ आप देखते हैं बहुत सारे आंदोलन होते हैं। और अंग्रेजों के खिलाफ आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन हो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या असहयोग आंदोलन, इस प्रकार के महात्मा गांधी कह सकते हैं जो पूरा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, इसने भारत में राष्ट्रवादी अवधारणा को, यानी एक नेशन के रूप में भारत को विचारा है कि हम एक नेशन के रूप में हमें एकत्र होना चाहिए। 1857 की जो क्रांति थी वो राष्ट्रवाद को थ्योरी थी कि हम भाई अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा है, भाई हमको बंगाल के नाम पर, अवध के नाम पर, या कह सकते हो कि हमको सिंध के नाम पर, पंजाब के नाम पर हमें नहीं लड़ना है, बल्कि हमको एक नेशन के रूप में आना है। और अंग्रेज क्योंकि सबका शोषण कर रहा है, सबका दमन कर रहा है, इसलिए कह सकते हो कि हम इंडिया के लोगों में अपने जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, इस प्रकार से या भाषा से लोग ऊपर उठे और एक राष्ट्र के रूप में लोग इनबिल्ट हुए। और अंग्रेज के खिलाफ कह सकते हैं जो पूरा मूवमेंट खड़ा होता वो राष्ट्रवाद की अवधारणा थी, जब पूरा देश एकजुट हुआ। और राष्ट्रवाद की अवधारणा कह सकते हैं जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इन लोगों ने कह सकते, या बहुत सारे जो हमारे समाज सुधारक थे, इन लोगों ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाया, या जैसे अखबार थे, इन लोगों ने काम किया। इन लोगों ने कह सकते हो कि जो भारत एक प्रकार की विचार को है, यानी विचारधारा को बनाया
बनाया कि हमें एक राष्ट्र, एक नेशन के रूप में एकत्र होना है और अंग्रेज जो हमारा शोषण और दमन करते हैं इनके खिलाफ हमें आंदोलन करना है ताकि हम लोग स्वतंत्र हो सकें, आजाद हो सकें और एक नेशन के रूप में देश क्या हुआ, आगे बढ़ा। ठीक है, राष्ट्रवाद या विरोधी आंदोलन की बात करें, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन, जो मूवमेंट हुए, ठीक है, महात्मा गांधी के मूवमेंट की बात कीजिए और भी बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए मूवमेंट हो पाया क्योंकि लोगों में राष्ट्र के नाम पर लोग एकत्र हुए, क्योंकि लोगों को लगा कि अंग्रेज जो है सबका शोषण कर रहा, भैया सबका दमन करा, इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर के इन अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहिए। और अंग्रेजों के विरोध में कह सकते हैं कि यहां पर राष्ट्रवादी जो आंदोलन या नेशनल मूवमेंट था वो आगे चल करके खड़ा हो गया। देखिएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्या है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है, भारत के गांव। ठीक है, भारत के गांव क्या है भाई, इंडिया में हमारे जो विलेज हैं, गांव के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा पहला 4.3, भारत एक गांव एक सामाजिक इकाई, यानी गांव में देखोगे गांव का समाज कैसा है भाई। ठीक है, गांव में देखोगे तो लोग जातियों में बटे होते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ तो वहां पर भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं, कुर्मी हैं, यानी हमारा जो गांव होता है, अगर गांव का समाज देखोगे तो गांव समाज यानी जातियों में बटा हुआ है। कोई भी गांव चले जाओ क्या होता है, गांव हमारे यानी सामाजिक आधार देखोगे, गांव का समाज देखोगे तो अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। ठीक है, जाति में देखोगे यादव हैं, ठीक है, और प्रकार के ब्राह्मण हैं। ठीक है, इस प्रकार से बटा होता है। नहीं, गांव हमारे जो विलेज हैं वो कास्ट में यानी जातियों में बटा हुआ। उसी प्रकार से नातेदारी, गांव में देखो हमारा गांव में नातेदारी होती है, यानी लोग एक प्रकार से रिलेशन, संबंध में बटा है। यानी गांव में देखोगे सामाजिक क्या रिलेशन बना रहता है, भाई कोई चाचा है, कोई दादा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई काका है। यानी क्या होता है, हमारे जो विलेज है यानी जो समाज क्या है, समाज एक जातियों में बटा हुआ है। दूसरा नातेदारी में, यानी लोग एक दूसरे के रिलेशन में है, रिलेटिव भी होते हैं, संबंध बने रहते हैं। ठीक है, नातेदारी यानी किसी से शादी हुई है तो उसका मामा बन गया, उसका चाचा बन गया, उसका काका बन गया, उसका दादा बन गया। इस प्रकार से भी क्या होते हैं, वो लोग बने रहते हैं। ठीक है, यानी गांव। दूसरा, गांव जो है लघु परंपरा होती है, बृहद परंपरा। गांव का जो परंपरा होती है, एक तो लघु परंपरा है और दूसरी को होती है बृहद परंपरा। ठीक है, लघु और बृहद परंपरा की अगर आप बात करेंगे तो उसमें मोस्टली हमें ये देखने को मिलता है कि जो गांव रहता है, एक तो गांव के जो लघु परंपरा के रूप में अगर आप देखेंगे तो उसमें मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि गांव की जो एकता है, ठीक है, कुछ गांव में देखोगे तो एकता कुछ समय के लिए बनी रहती और कुछ बृहद एकता होती है गांव को लेकर के। ठीक है, परंपरा हम कह सकते हैं कि जो गांव है अगर आप वहां पर देखेंगे तो क्या होता है कि भाई धर्म के रूप में, देवी देवता के रूप में, इस प्रकार की गांव में बढ़ता है ना। सबकी अलग अलग मान्यता है ना भाई, सबके कुल देवता अलग हैं, सबके देवी देवता अलग हैं, इस प्रकार के भी लोग बटे होते हैं ना। अगर जैसे धर्म में भाई कोई किसी को मानता है, कोई किसी को देवी को मानता है तो नहीं, गांव में देखते नहीं अलग अलग देवी, अलग अलग देवता, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कुल देवता होते हैं ना। सबकी पूजा पद्धति गांव में अलग होती है। अगर आप देखेंगे तो भाई सभी गांव में क्या देखोगे, पूजा पद्धति भी अलग होती है। गांव देखोगे, गांव में एक प्रकार से अंतर जातीय विवाह होते हैं, यानी गांव के अंदर में आप शादी नहीं कर सकते, यानी एक गांव की जो लड़की है एक गांव का लड़का शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरे गांव में शादी होती है। उसी प्रकार से गांव में भैया एक गोत्र के लड़का है, एक गोत्र की लड़की, तो शादी नहीं होती। इस प्रकार से भी हमारा होता है। अगर एक गोत्र, उसी गोत्र का लड़का उसी गोत्र की लड़की है तो अगर ऐसा शादी हो जाती है, अगर दोनों लोग कहीं प्रेम और विवाह कर लेते हैं तो भैया वहां पर हो जाता है। ठीक है, मर्डर वर्डर कर देते हैं गांव के लोग, इसको अच्छा नहीं मानते, गांव से निकाल देते हैं, समाज से बाइकाट कर देते हैं। नहीं, गांव देखोगे तो हमारा जो भारतीय गांव है उसका जो सोशल यानी समाज के आधार पर देखोगे तो जातियों के आधार पर बटा हुआ है, अलग अलग नातेदारियां होती हैं, लोगों में आपस में रिलेशन होता है, लघु परंपरा होती है, यानी सबके रीति रिवाज अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबकी पूजा पद्धति अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक है, दूसरे प्रकार से आप देखोगे सबकी धार्मिक पहचान गाँव में अलग होती है, सबके देवी देवता, कुल देवता इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, या दूसरा प्रकार से देखोगे अगर गांव में कोई मृतक किसी की डेथ हो जाती है, किसी को कहीं पर दफनाया जाता है, किसी को कहीं पर दफनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप सोशल स्ट्रक्चर की बात करोगे या गांव में देखोगे तो क्या होता है, फिर एक गांव का आदमी दूसरे गांव में क्या करता है, भी एक गांव के लड़के लड़की शादी नहीं कर सकते हैं, यानी एक गोत्र में शादियां नहीं होती गांव में। अगर आप देखेंगे तो गांव में अगर आप देखो कई प्रकार से वहां पर अंतर विवाह यानी जाति के अंदर विवाह और ग्राम के बहिर्विवाह होते हैं, यानी अपनी जाति के अंदर आप विवाह, जाति के अंदर ही गांव में विवाह होता है ना। जैसे अगर मान लो भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से शादी करेगा, वैश्य है तो वैश्य से शादी करेगा, बनिया है तो बनिया शादी करेगा,
और शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट से शादी करें। इसी प्रकार से तो गांव में होता है ना भाई, अपनी जाति के अंदर विवाह करते हैं लोग, जाति से बाहर विवाह करोगे तो इंटरकास्ट मैरिज कर लोगे तो दिक्कत बन जाती है। दूसरा, गोत्र में विवाह नहीं किए जाते हैं गांव में, ठीक है भाई, एक ही गोत्र जो होता है, एक ही गोत्र में शादी नहीं किया जाता। इस प्रकार से हमारा जो गांव होता है उसका सोशल स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, जो गांव है एक आर्थिक इकाई के रूप में रहते हैं, यानी गांव में लोगों में आर्थिक संबंध कैसे रहते हैं। तो ज़्यादातर अगर मैं भारतीय गांव की बात करूं तो हमारे जो विलेज हैं आत्मनिर्भर हैं। गांव में भैया, गांव में एक प्रकार से एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है, या सभी लोग क्या करते हैं, अपना अपना काम धंधा करते हैं, ठीक है। यानी उत्पादन होता है भाई, सबके पास खेत होते हैं। मोस्टली हमें भारतीय गाँव में तो देखने को पड़ता है ना, सभी के पास खेत हैं, मोस्टली लोग होते हैं, खेतीहर लोग होते हैं। गाँव जो होता आर्थिक रूप से जो भारतीय गांव हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन अंग्रेज समय आप देखोगे कि जो भारतीय गांव होते हैं उसमें, ये जो बोलिए भाई, गांव में सबको पता हमारे गांव आत्मनिर्भर थे। लेकिन अंग्रेज जब आए तो भारतीय गांव एक प्रकार से क्या हो गया भाई, खेती का पतन हुआ गया था, आप सबको पता होगा। लेकिन भारतीय गांव आत्मनिर्भर हैं, सबके पास खेती होती है और सभी क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं और पूरे महीने क्या करते हैं अपना। लेकिन अंग्रेजी काल में क्या रहा कि भारतीय जो समाज था वो एक प्रकार से क्या रहा भैया, दम घोटू में परिवर्तित हो गया था। दम घोटू एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भारतीय एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह बर्बाद हुआ। लेकिन यहाँ पर गांव के बाहरी संसार और बीच में संबंध होता है। देखो आप देखो, गांव जो होते हैं, विलेज जो होते हैं, एक प्रकार से लोग क्या करते हैं, एक गांव का लोग दूसरे गांव से क्या करता है, काम करता है। जैसे कुम्हार है, लुहार हैं, बढ़ई हैं, लोग गांव में क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार से आर्थिक समाज है। गांव में देखो, गांव आत्मनिर्भर है। जैसे लुहार है तो लोहे का काम करेगा, बढ़ई है तो लकड़ी का काम करेगा, कुम्हार है तो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करेगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, गांव में जैसे नाई है, पुजारी है, डॉक्टर है इत्यादि लोग भी गांव में रहते हैं। इस प्रकार से गांव पूरी तरह, जैसे गांव में खाद्यान्न यानी काम करने वाले लोग भी गांव में रहते हैं और खेती करने वाले लोग भी गांव में ही बने रहते हैं। आर्थिक रूप से देखोगे ना, गांव में हर जाति का लोग रहते हो तो अपनी जाति के लोग क्या करते हैं, काम करते हैं ना। जैसे कुम्हार है तो मिट्टी के बर्तन बनाता है, बढ़ई है तो भाई लोगों के दरवाजे बनाएगा, खिड़की बनाएगा, इस प्रकार से लकड़ी का काम करेगा। लुहार है तो लोगों के जो खेतों में जैसे लोहे के औजार होते हैं इनको बनाने का काम करता है। नाई है तो क्या करेगा, बाल काटेगा। इस प्रकार से हमारे गांव में परंपरागत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांव है ना। भैया नाई है वो अपनी शॉप खोलेगा, धोबी है लोगों के कपड़ा धोएगा, कपड़ा प्रेस करेगा। इस प्रकार से क्या होता है कि जो गांव होते हैं पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं। यानी जिस प्रकार से जातियों में लोग बटे होते हैं उसी प्रकार से उनके आर्थिक काम भी बटे हुए हैं। आर्थिक रूप से क्या रहते हैं, वो भी आत्मनिर्भर ही गांव रहते हैं, ठीक है। हेलो, गांव जो है राजनीतिक इकाई के रूप में है। भैया राजनीतिक इकाई के रूप में गांव में पंचायतें बनी हुई हैं। गांव में अगर कोई लड़ाई हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई मारपीट हो जाती है तो गांव में पंचायत होती है, क्या करती है, निपटारा करती है। फलाने ने फलाने की जमीन हड़प ली तो फैसला कौन करेगा, पंचायत। यानी राजनीतिक रूप से भी गांव गठित होते हैं, वहां पर पंचायतें। गांव में अगर कोई विकास का कार्य करना है, नाली बननी है, सड़क बननी है, खड़ंजा बनना, तो क्या पंचायत होती ना। गांव के लोग क्या करते हैं, अपने प्रधान को या सरपंच का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, वहां पर मेंबर होते हैं। राजनीतिक रूप से भी गांव का गठन हो चुका है। आप कह सकते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है 73वां संविधान संशोधन में कह सकते हैं जो गांव है वह भी एक, उनको भी पंचायत है। और पंचायत गांव के क्या करती, विकास कार्य को करती है। अगर कोई डेवलप का काम करना है या राजनीतिक रूप से भी कह सकते हैं गांव का जो गठन हो चुका है। और जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था, जिस प्रकार से गांव की पंचायतें बन गई हैं, गांव में कुछ भी अगर विकास का काम होगा या गांव में अस्पताल बनवाना है या गांव में किसी प्रकार से जैसे पशु चारे के लिए जमीन खाली करवानी है या गांव में सिंचाई की सुविधा करवानी है तो जो पंचायत होती है उसी प्रकार के काम करती हैं। अगर आप देखेंगे पंचायतों को लगभग, पंचायतें जो है लगभग भाई मेरे 29 सब्जेक्ट हैं जिस पर पंचायत कानून बना सकती है। जैसे गांव में सड़क बनानी है, पुल बनाना है, सॉरी छोटा मोटा जो पुलिया उलिया होती है, या गांव में कोई मेला लगता है, या गांव में कोई हेल्थ केयर है जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, गांव में सड़क बनानी है, नाली बनानी है, खड़ंजा बनाना है, या गांव में पानी की व्यवस्था करवानी है, तो जो पंचायत होती है इसी प्रकार की व्यवस्था कर। या गांव में किसी प्रकार का अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या जमीन को लेकर के विवाद हो जाता है तो जो पंचायत होती है, पंचायत सभी क्या करती है, निपटारा करती है। यानी गांव अब राजनीतिक रूप से भी यानी पॉलिटिकली रूप से भी क्या हो गए, इनबिल्ट हो चुके हैं। यानी वहां भी देखोगे 5 साल में मुखिया का चुनाव किया जाता है, वहां पर भी वोट पड़ता है, वहां पर भी संच और
पंच और सरपंच चुने जाते हैं, यानी प्रधान चुने जाते हैं, जिसको बिहार के साइड में मुखिया बोलते हैं। भाई मुखिया क्या है, यानी अब गांव राजनीतिक रूप से भी, पॉलिटिकली रूप से भी क्या है, हो चुके हैं। वहां पर भी विकास काम के लिए देखोगे इतना सारा पैसा आता है ताकि विकास के काम हो सके। कोई भी विवाद होता है, फैसला होता है, विकास के काम करवाने हैं। सरकार को अगर देखो, अगर आप देखोगे ना किसी के पास, जैसे आप देखोगे नरेंद्र मोदी जैसे भाई किसी का घर आवास कॉलोनी आती है, या किसी की लैट्रिन जो स्वच्छ उज्ज्वला योजना की जिसमें सिलेंडर बांटे जाते हैं, तो इसमें कौन बांट रहा? अरे भाई जो गांव है, गांव के जो पंच हैं, सरपंच हैं, या गांव में जो ग्राम सचिव होता है, ये सभी लोग आकर के तो काम करते हैं। ये यानी कह सकते हैं गांव एक प्रकार से राजनीतिक रूप से भी बन चुके हैं। इलेक्शन होता है, जो प्रधान होते हैं या जो सरपंच होते हैं, इनका इलेक्शन होता है, राजनीतिक रूप से भी गांव का कह सकते हो गठन हो चुका है। ठीक है क्या? चैप्टर नंबर 5, नगरीय भारत, यानी हमारे गांव के जो नगर हैं, नगर मतलब भैया शहर। अब हम गांव से शहर की ओर आ गए, तो शहर में अगर देखोगे तो 5.2 नगरीकरण और विस्तार के साथ देखो, पहले लोग क्या गांव में रहते थे, ठीक है, और धीरे धीरे का गांव में धीरे धीरे क्या भाई व्यापार बढ़ा, खेती बढ़ी, तो जब लोग व्यापार करने के लिए लोग शहरों में बसने लगे। इसी प्रकार से गांव से शहरों की ओर, यानी जो गांव के लोग होते थे धीरे धीरे गांव से निकल करके वो लोग शहर में जाने लगे, या व्यापार बढ़ा और धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ या शहर बनने लग गए। भाई गांव में जो गेहूं है, चावल है, या इसका जो उत्पादन होता तो व्यापारी इसको खरीद लेता था और शहरों में जाकर के बेचता था। या कह सकते गांव में जब जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, धीरे धीरे लोग गांव छोड़ करके शहरों की ओर बढ़े, इसलिए कहते थे भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया इसी प्रकार से लागू या नगरीकरण। गांव नगर का समाज कैसे है, शहर का समाज कैसे होता? भैया शहर की अगर मैं समाज की बात करूं तो वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। शहरों में देखते नहीं कितना लोग भरे रहते हैं जैसे, ठीक है, शहर में क्या होती है, जनसंख्या अधिक होती है, शहर में पॉपुलेशन बहुत रहता है, घर बिल्कुल सटे सटे घर बनाए रहते हैं, सामाजिक विविधता बहुत ज्यादा है, समाज पूरी विविधता के आधार पर बटा है। और शहर जो होता है वो संस्कृति उनकी अलग है, बिल्कुल अलग संस्कृति है, ठीक है, गांव की कल्चर अलग है, शहर का कल्चर अलग है। शहर में एक दूसरे को कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन शहर के जो लोग होते हैं वो व्यावसायिक रूप से, धार्मिक रूप से, कलात्मक रूप से, शैक्षिक रूप से और राजनीतिक रूप से ज्यादातर कार्य करते हैं। नहीं, शहर का आदमी क्या करता है, उसके अलग अलग पेशे हैं, वो पेशेवर रूप में है। गांव में तो ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं, खेती करते हैं, बाड़ी करते हैं, लेकिन शहर में शहरों का देखोगे, शहर का समाज कैसे है, शहर का समाज देखोगे बहुत जटिल समाज है, ठीक है, नहीं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, संख्या, यानी शहर में छोटे छोटे घर बनाए रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से शहर के लोग देखोगे तो क्या करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी वहां पर स्किल्ड वर्क ज्यादा है। शहर में क्या भाई, स्किल लोग ज्यादा हैं। दूसरा, अगर उनके समाज की बात करोगे तो अधिक जनसंख्या, यानी नगरीय केंद्रों में रहने वाले अधिकतर लोग क्रियाकलाप करते हैं, यानी कोई ना कोई काम करते हैं, उत्पादन से संबंधित काम नहीं करते हैं। यानी शहर के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर स्किल्ड वर्क करते हैं, यानी उत्पादन करते हैं। और शहर के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें धनी भी लोग होते हैं, गरीब भी लोग होते हैं। अरे शहर में दोनों प्रकार के लोग, भैया गरीब भी आदमी रहता है और उसमें जो अमीर आदमी देखोगे तो बड़े बड़े घर उसके भवन बने हैं, गरीब आदमी देखोगे तो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। तो शहर का समाज इसी प्रकार का बना रहता है, ठीक है। और शहर में देखोगे तो शहर में ज्यादातर कौन लोग रहते हैं, वहां पर बेचने वाले, खरीदने वाले, कारीगर, व्यापारी, इस प्रकार के लोग ज्यादा रहते हैं। नगरीय क्षेत्रों में अगर देखोगे राजनीतिक प्राधिकार भी रहता है। राज्य नगरीय क्षेत्रों में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक लोगों की संख्या की गणना करता है। नगरों में ज्यादातर लोग कौन करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जॉबलर लोग नगरों में ज्यादा रहते हैं, ठीक है। शहरों में देखोगे तो ज्यादा लोग जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं वो शहरों में ज्यादा रहते हैं, जनसंख्या ज्यादा रहती है, सुविधाएं शहरों में क्या होती है भैया, ज्यादा रहती है। लेकिन वहां पर अगर समाज की बात करें तो समाज जो है वो कोई कहीं से आकर के बसा है, कोई कहीं से आकर के बसा है, तो लोगों में किसी प्रकार का हमें बहुत ज्यादा रिलेशन या संबंध देखने को, जिस प्रकार से गांव के लोगों में संबंध ज्यादा देखने को मिलते हैं वह एक समाज के रूप में, या कह सकते हो एक प्रकार से नातेदारी के रूप में ज्यादा बने रहते हैं। लेकिन शहर में उस प्रकार की हमें नातेदारी रिश्तेदारी के रूप में नहीं बने रहते हैं। नगरवाद एक जीवन, नगर यानी शहरी एक जीवन शैली। भाई शहर के लोगों की अगर देखोगे ना तो उनका खान पान, उठना बैठना, रहन सहन, आना जाना, सभी एक प्रकार का बिल्कुल अलग ही पैटर्न होता। गांव के लोग और शहर के लोगों में बड़ा फर्क है। शहर में देखोगे तो भाई वहां पर काम करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, सुबह 9 बजे जाएगा, 5 बजे आएगा। लेकिन गांव के लोगों में अलग प्रकार के लोग हैं, गांव के लोग हमें दिखाई देते हैं, यानी बिल्कुल पैटर्न अलग है। नगरों के लोग जो हैं वहां पर देखोगे क्या, अगर देखोगे तो मोस्टली हमें क्या, शहरी जीवन में अगर आप देखोगे तो शहरी लोग क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं,
वो प्रशासनिक काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, या कह सकते हो किसी न किसी वर्क में लगे रहते हैं, ठीक है, जीवन शैली के रूप में, यानी इनका पूरा लाइफ स्टाइल ही अलग रहता है शहर के लोगों का, ठीक है। ये ज़्यादातर स्किल्ड वर्क करते हैं, कोई न कोई रोजगार करते हैं, कोई न कोई नौकरी करते हैं, जो शहर के लोग होते हैं ना। लेकिन गांव के लोग वैसा नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, खेती करते हैं। शहर के लोग क्या करते हैं, स्किल वर्क ज़्यादा करते हैं, ठीक है, या यह लोग बाहर जाकर के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शहर, यहाँ की संस्कृति सभ्यता जो होती है गांव से बिल्कुल अलग होती है। शहर में, अरे शहर में आदमी कैसा रहता है सबको पता है, सुविधाएं ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, हर जगह पर देखोगे बिजली है, पानी है, लाइट है, सभी प्रकार की क्या है सुविधा है। इनके बच्चों के लिए पास में स्कूल रहता है, अस्पताल रहता है, हर प्रकार की सुविधा है। देखो गांव का आदमी को अगर कोई मेडिकल की इमरजेंसी हो गई तो उसको दवाई वाई नहीं मिल पाती है, लेकिन शहर का आदमी तुरंत जा करके चेकअप करवा लेता है। शहर में सुविधाएं ज्यादा रहती हैं। देखोगे वहां पर एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे स्कूल कॉलेज रहते हैं, शिक्षण संस्थान बहुत ज्यादा हैं, मेडिकल सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, यातायात के साधन बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन गांव में इस प्रकार की चीजें, यानी गांव का अगर आप देखेंगे उनकी जीवन शैली या रहन सहन उनका शहर के लोगों का इसी प्रकार से रहता है। या उनके पास नौकरी ज्यादा रहती है, वो स्किल्ड लोग रहते हैं या पेशेवर लोग होते हैं, ज्यादातर जो हमेशा काम को प्रेफरेंस देते हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो आप देखोगे, स्वतंत्रता पूर्व भारत में नगर, यानी भारत जब स्वतंत्रता पूर्व, यानी जब हमारा देश आजाद हो गया तब भारत में नगरीकरण कैसे हुआ। तो भाई अगर स्वतंत्रता की बात करेंगे, पारंपरिक शहरों का वर्णन, पहले पारंपरिक जैसे सूरत है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, ये बड़े बड़े हमारे शहर थे, ठीक है। ये शहर ज्यादातर वाणिज्यिक केंद्र थे, यहाँ पर बड़े बड़े काम होते, भाई कहीं पर कपड़े का काम होता था, कहीं पर कोई अन्य काम होता था। इस प्रकार से शहर, ये बड़े बड़े शहर जैसे सूरत है, अहमदाबाद है, क्या है सूरत देखोगे कपड़े का काम होता था। उसी प्रकार से कोलकाता देखोगे, वो भी बड़े व्यापारिक केंद्र था। यानी पहले जो शहर होते थे मोस्टली व्यापारिक केंद्र होते थे, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व की बात करेंगे। दूसरा देखोगे, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में नगरीकरण, भाई प्राचीन में जो नगरीकरण हुआ वो कह सकते हो ज्यादातर व्यापार के लिए ज्यादा हुआ। प्राचीन भारत में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो नगरीकरण था उतना बहुत ज्यादा नगर नहीं बने, शहर नहीं मिले। लेकिन मध्य काल में देखोगे तो व्यापार के लिए, जैसे आप देखोगे बाहरी व्यापार, आंतरिक व्यापार ज्यादा होने लगा और लोग धीरे धीरे शहरों की ओर या शहरीकरण की प्रक्रिया हुई। उपनिवेशवाद में देखोगे जब अंग्रेज आए तब नगरीकरण कैसे हुआ। तो अंग्रेज जब आए तब कह सकते व्यापार में ज्यादा तरक्की हुई। तो जैसे सूरत है, कोलकाता है, या जो हमारे हैं, या व्यापार के मामले में ज्यादा शहरीकरण हुआ। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण कैसे हुआ। तो स्वतंत्र भारत में देखो नगरीकरण कैसे हुआ, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया तो भाई जो लोग नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, लोग गांव-गांव से निकल करके शहरों की ओर ज्यादा बढ़े। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करो तो शहरीकरण क्यों, शहर में पॉपुलेशन क्यों बढ़े, उसका रीजन क्या है। अरे भैया गांव में सुख सुविधा नहीं है, गांव में लिखाई पढ़ाई नहीं है, गांव में बच्चे को पढ़ना है तो स्कूल नहीं मिल पा रहा है, या उसको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही, इसलिए शहर के लोग भाग रहे हैं। सुविधाएं ज्यादा, इसलिए तो शहरीकरण बढ़ रहा है। नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए लोग शहरों में इसलिए तो भाग रहे हैं भाई मेरे। अरे शहर में लोग क्यों भाग रहे हैं, नगरीकरण क्यों नगर आज के टाइम में जो शहरीकरण इतना ज्यादा बढ़ा है, किस लिए बढ़ा, क्योंकि शहर में सुविधाएं ज्यादा हैं। वहां पर भाई 24 घंटे बिजली आती है, ठीक है, हर सुविधा है, भाई फट से लाइट आ जाएगी, हर जगह उजाला रहता है। गांव में वैसी सुविधाएं नहीं, निसुविधाएं। लोग सुविधाओं के लिए, यानी भाई स्कूल में पढ़ने को मिल जाएगा, स्कूल कॉलेज हैं, ये नौकरी चाकरी वहां पर जल्दी लग जाती है, या मेडिकल सुविधाएं मिल जाएंगी, यातायात के साधन ज्यादा हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, इसलिए लोग शहरी की ओर क्या करते हैं, बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, जाकर के रह रहे हैं। भारत में नगरीकरण के मुद्दे क्या, भाई नगरों में नगरीकरण क्यों हो रहा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप देखोगे लोग साक्षर होना चाहते हैं, लोग नौकरी पाना चाहते हैं, लोग स्वास्थ्य सुविधाएं को बेहतर पाना चाहते हैं, लोग हेल्थ एजुकेशन को, ये इसलिए कह सकते हैं कि लोग नगरों की ओर या नगरीकरण जो प्रेजेंट टाइम में ज्यादा बढ़ा है। शहर के लोगों की जीवन शैली कैसे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। तो शहर के लोगों का जीवन कैसा है, भाई भाग दौड़ भरा जीवन है ज्यादातर, लेकिन सुख सुविधाएं भी शहरों में ज्यादा रहती है। लेकिन देखोगे आपस में बिल्कुल भी लगाव नहीं रहता शहर के लोगों में, ठीक है, आपस में समाज कटा हुआ शहर का रहता, कोई कहीं से आकर के बसा है, कोई कहीं से आकर बसा है, तो उस प्रकार से संबंध या रिलेशन हमें शहरों में नहीं मिलता। जिस प्रकार से गांव का आदमी एक प्रकार से दूसरे से जुड़ा महसूस करता है, शहर का आदमी वैसा जुड़ा नहीं। अरे भाई शहर में पड़ोसी के यहाँ पर कुछ भी हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता, लेकिन देखो शहर का आदमी एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन गांव में हर आदमी हर किसी को जानता है। शहर के जो लोग होते हैं उनमें देखोगे वो दूर दूर से, कोई कहीं से आकर के बसा है, कोई कहीं से आकर के बसा है, तो इस प्रकार से उनमें क्या होता है, डिफरेंस या हमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर 6
भाषा और धर्म, यानी हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं हैं भाई। भाषाओं के आधार पे हमारा देश बटा हुआ है। भाषा के आधार पर देखो संविधान में 22 भाषाओं को क्या मिला है, संवैधानिक दर्जा मिला है। भारत की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि क्या है 22 भाषाओं को हमने मान्यता दी है, ठीक है। तो 22 भाषाएं, तो भारत जो है भाषा के आधार पर बटा। कई सारे राज्यों को देखोगे भाषा के आधार पर गठन हुआ। अगर देखोगे जो पंजाब बना है भाषा के आधार पर बना है। अगर आप देखो गुजरात जो है और जो दूसरा जो महाराष्ट्र है ये भाषा के आधार पर बने हैं। आप ले लीजिए, उसी आधार पर देखोगे जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से निकल कर जो तेलंगाना बना, भाषा के आधार पर गठन। कई सारे राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पे हुआ। यानी हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें भाषा के आधार यानी लैंग्वेज के आधार पे भी क्या है विभाजन हमें देखने को मिलता है। भाई अगर आप देखो बिहार के लोग हैं उनकी अलग लैंग्वेज है, ठीक है। हरियाणा पंजाब के लोग हैं उनकी अलग लैंग्वेज है। राजस्थान के साइड में जाओगे अलग लैंग्वेज है। साउथ में जाओगे तो अलग लैंग्वेज है। बंगाल में जाओगे तो बंगाली। यानी पूरा समाज जो है वह भाषा के आधार पर बिल्कुल अलग अलग प्रकार से बटा हुआ है। धार्मिक क्या है, बहुलवाद है। भारत में अलग अलग धर्म के आधार पर अगर देखो तो पूरा समाज बटा, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है। तो पूरा जो भारत है वह भाषा और धर्म के आधार पर बटा हुआ। अगर मैं भाषाओं की बात करूं, मैंने बोला कि भाई संविधान में 22 भाषाओं को अधिकार मिला। उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी भाषा को आगे बढ़ा सकता है, अपनी भाषा के विकास के लिए काम कर सकता है। इसको संवैधानिक अधिकार भी, इस प्रकार से मौलिक अधिकार भी संविधान में दिया गया है। जब यहाँ पर अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने कह सकते अंग्रेजी भाषा को ज्यादा पढ़ाने का काम किया, ताकि भाई यहाँ के लोगों से काम करवा सके, इसलिए करवाते थे। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे जैसे पंजाब में पंजाबी है, कश्मीर के इलाके में जाओगे तो वहां पर कश्मीरी भाषा बोली जा रही है। तेलंगाना, तमिलनाडु, जितने प्रदेशों में आप जाएंगे वहां पर अलग अलग भाषाओं के भाषा के आधार पर हमारे देश में राज्यों का भी गठन हुआ। आप सबको पता होगा कि हिंदी जो है वह एक राष्ट्र भाषा क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा भाषा के आधार पर इस देश में आंदोलन भी हुए। अगर मैं बताऊं जब हिंदी की बात आती है सबसे ज्यादा आंदोलन तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु हिंदी को लेकर के हमेशा विरोध करता है कि हिंदी को हम नहीं बनने देंगे। तो उसी प्रकार से आप देखोगे तो भाषा के आधार पर पूरा देश जो है बटा हुआ। उसी प्रकार से अगर मैं धर्म की बात करूं तो भारत में देखोगे धर्म के आधार पर भी एक प्रकार से हमारा जो पूरा समाज है, पूरी जो सोसाइटी है बटी हुई। देखो हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, पारसी है, अलग अलग प्रकार के धर्म है, सबकी अलग अलग मान्यता है, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं, सबके अलग अलग वैवाहिक पद्धतियां हैं, सबका अलग अलग कल्चर है। तो देखोगे धर्म के आधार पे भी जो पूरा देश है वो अलग अलग प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। धर्म के आधार पर भाई अगर हिंदू की बात करोगे तो उसका अलग कल्चर है, अलग धर्म है, अलग रिलीजन है, उसकी पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से अगर मैं मुस्लिम की बात करूं तो मुस्लिम जो समाज है उसका अलग कल्चर है, अलग पूजा पद्धति है, अलग वैवाहिक पद्धति है, अलग शादी के तौर तरीके हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जो सिख धर्म है, सिख धर्म की बात करोगे तो वहां पर अलग प्रकार से कल्चर है, या कैसे रहन सहन है, पूजा पाठ है, या धार्मिक मान्यता बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से जैन धर्म है, या बौद्ध धर्म है, या ईसाई धर्म है। इन सारे धर्मों की बात करें तो भारत जो है अलग अलग धर्मों और अलग अलग रिलीजन में बटा हुआ है। हर देश में देखो भाई अलग अलग। वैसे देखो हिंदू जो है लगभग देखोगे 79% के आसपास हैं, मुस्लिम जो 14-15% के पास हैं, अन्य धर्मों की बात करो 1-2% लोग बने हुए। तो भारत जो है वह धार्मिक बहुलता भी हुई है। तो देखोगे धर्म यानी धर्म की अगर मैं बात की, भारत इंडिया जो है हमारा देश है अलग अलग धर्म में बटा हुआ है, लेकिन देखोगे सभी को एक प्रकार से माना गया है। इंडिया का कोई धर्म नहीं, हमारा जो देश है धर्म निरपेक्ष है। भारत सभी धर्मों को समान मानता है। हर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म की सुरक्षा कर सकता है, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अलग तौर तरीके अपना सकता है। यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। इस प्रकार की संविधान में भी क्या मौलिक अधिकार दिए भाई, हर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें चैप्टर नंबर 6 में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 क्या है, जाति और वर्ग, ठीक है। अगर मैं जाति की बात करूं तो जाति की बात करोगे तो भारतीय जो समाज है अंग्रेजों के समय में भी भारत जो है अलग अलग जातियों में बटा। देखो शुरू में भारत में क्या थी भैया, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में क्या थे, सिर्फ 4 वर्ण होते थे। एक तो ब्राह्मण होता था, दूसरा क्षत्रिय होता था, तीसरा वैश्य होता था, चौथा शूद्र होता था। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था की बात की जाति आई, देखो ब्राह्मणों के यहाँ पर ना जो लोग रहे
वो दूसरे प्रकार के ब्राह्मण में देखोगे कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण भी अलग अलग प्रकार की जातियों में बटे हैं, ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप क्षत्रियों की बात करोगे, क्षत्रिय में देखो ना, कोई ठाकुर है, कोई राजपूत है, अलग अलग प्रकार से बटा हुआ जाति में लोग बटा हुआ। उसी प्रकार से अगर आप माने वैश्य समाज की बात की, ठीक है, उसी प्रकार से जो वैश्य समाज है या जो व्यापार करने वाले लोग थे, उसी प्रकार से जैसे कुछ यादव, कोई यादव लिखता है, कोई गुप्ता लिखता है, कोई अलग नहीं। क्या है, भारत जो है एक प्रकार से जातियों में बटा हुआ। भारत के जो शहर हैं, जो गांव है, भाई उसका पूरा हमारा जो शहर हो चाहे गांव है, वो जातियों में बटा हुआ है। या समाज जो है पूरा कास्ट में बटा हुआ, कास्टनिज्म हमें देखने मिलती है। तो उसी प्रकार से आप देखो, जैसे जनरल कास्ट है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इसको भी समाज में या कानून में मान्यता मिली है। उसी के आधार पर तुम लिख देते हैं, आरक्षण भी दिया जाता है। तो कास्ट के नाम पर आरक्षण भी हमारे समाज में कॉन्स्टिट्यूशन में ना। अगर देखो जाति के आधार पर भेदभाव भी होता है। जाति के आधार पर अगर बात करूं, जाति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जाति अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं, ठीक है। तो जाति देखो, समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है। जाति के आधार पर शादी होती है, जाति के आधार पर कई बार भेदभाव है। लेकिन जातियों को अगर देखोगे तो जाति के आधार पर क्या आरक्षण भी दिया गया है, ठीक है। या जाति के आधार पर देखोगे तो आगे भी लोगों को बढ़ाया जाता है। जाति के आधार पर देखोगे समाज पूरी तरह शादी विवाह बिल्कुल अलग है, पूजा पद्धति अलग है। हर जाति के लोग अलग प्रकार से शादी करते हैं, या पूजा पद्धति उनकी अलग है, या मान्यता उनकी अलग है। जो गांव का समाज है वो जो भी देखोगे जातियों में बटा हुआ है। गांव में भी आप लोग देखते हो ना, जैसे ब्राह्मणों के घर हैं बिल्कुल अलग बने रहते हैं, ठीक है। ठाकुरों के जो घर है बिल्कुल अलग रहते हैं, या जैसे यादव है उनके घर एक साथ रहते हैं। तो गाँव में भी अगर आप देखोगे अलग अलग जाति के जो घर होते हैं उनके बिल्कुल आसपास, जैसे आप किसी गाँव में होते हैं, आप लोग भी गाँव से ज्यादातर लोग होंगे, तो गाँव में क्या देखते हो, जैसे ब्राह्मण के घर हैं लगभग एक साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे और भी जाति है, जैसे कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, लुहार हैं, इस जाति के भी लोग अगर गांव में रहते हैं तो उनके घर क्या ज्यादातर एक साथ बने थे। गांव में भी अगर देखोगे तो जातिवाद बिल्कुल भरा पड़ा है, ठीक है। वहां पर देखो रहन सहन या आना जाना बिल्कुल अलग प्रकार से वहां पर हमें दिखाई देता है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर देखोगे पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है, या जाति के आधार पर शादी मैरिज भी बिल्कुल अलग प्रकार से बनी हुई। जाति के आधार पर जो भेदभाव था, और जातियों को देखोगे तो संविधान में भी मान्यता मिली है। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे जाति के आधार पर आरक्षण भी है, क्योंकि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अस्पृश्यता का जिस प्रकार से जाति के नाम पर जिस प्रकार से भेदभाव होता था, अस्पृश्यता का भी भाई अंत कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो जिन जातियों का कह सकते हो कि जो जातियां आगे नहीं बढ़ पाती उनको आरक्षण देकर के आगे बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। कोई भी संवैधानिक इंस्टीट्यूट हर जगह पर आप जाति के नाम पर आरक्षण को आप देख सकते हैं। तो भारतीय जो समाज है वह जातियों में बटा हुआ समाज है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, चाहे हमारा गांव भी होगा चाहे हमारा शहर होगा, वो भी जातियों में ही बटा हुआ, अलग अलग जातियों कास्टों में बटा हुआ समाज है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में क्या, जनजाति और नरीजाति। जनजाति का मतलब समझते हो, जनजाति भैया उसको बोलते हैं जो समाज से कटी हुई लोग हैं। जैसे आदिवासी को हम क्या बोलते हैं, जनजाति। जैसे भील है, गोरो है, खासी है, ये जो जनजाति, इनको हम जनजाति या जो आदिवासी होते हैं। आप लोग देखते हैं आज हमारे देश की जो आदिवासी महिला जो हैं राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, जनजातियां। जनजाति यानी जो लोग जंगलों वंगलों में, यानी जो समाज से कटे हुए लोग थे, जंगलों में रहते या वहां पर नहीं, उनको हम जनजाति बोलते हैं। और खास तौर से इनको संविधान में ST बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइबल जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। ट्राइबल हम यानी उनको हम जनजाति बोलते हैं, ठीक है। देखो भाई, देखो SC का मतलब होता है कि जो लोग समाज में थे लेकिन इनके साथ भेदभाव होता था, ठीक है। यानी समाज में तो थे, समाज की मुख्य धारा तो जो SC वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, वह समाज में तो रहते थे, गांव में तो रहते थे, लेकिन इनके साथ भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, इनका शोषण या दमन होता था, ठीक है। लेकिन जो ट्राइबल होते थे ये लोग समाज से कटा हुआ था, ये लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों में निवास करते थे, ठीक है। उसी प्रकार से आज जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जितनी भी जनजातियां हैं, उन जनजातियों को भी देखोगे आप जोड़ने का प्रयास करता। हर प्रदेश, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ठीक है, या जैसे झारखंड है, ये जनजाति के इलाके हैं। ज्यादातर हमारे क्या है, जनजाति। कौन कौन सी जनजाति है, पूरा जनजाति इसमें बता रखी भाई। जैसे गोरो है, खासी है, भील है, भील भी एक प्रकार की जनजाति है, गोरो खासी है। इसी प्रकार से अब मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू मुर्मू भी एक प्रकार की जनजाति है। तो ये क्या है, एक प्रकार जनजातियों को भी सरकार क्या चाहती है, इनका भी उत्थान हो सके, इनको भी हम मुख्य धारा में लाकर कर सके, इनको भी पढ़ाया जा सके, इनको भी लिखाया जा सके। यानी जो आदिवासी हैं, जो भाई रहते थे जंगलों में ज्यादातर निवास करते हैं, और जल जंगल जमीन को लेकर के इनकी जो है लड़ाई बनी हुई है, ठीक है।
भारत में आदिवासियों की विशेषता, जो आदिवासी होते हैं ना, वो आदिवासियों की अगर बात करोगे उनका भौगोलिक वितरण अलग अलग है भैया। हर राज्य में जो आदिवासी हैं अलग 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 प्रकार के जिलों में बटे हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पर भी कुछ आदिवासी इलाके हैं। आप उड़ीसा जाओगे वहां पर भी कुछ आदिवासी इलाके आपको मिल जाएंगे जहां पर आदिवासी रहते हैं, ठीक है। आप अगर जैसे असम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, यहाँ पर भी कई प्रकार की आदिवासी या जनजातीय इलाके हमें देखने को मिल जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। और जो आदिवासी इलाके, जो जनजाति इलाके हैं, इनकी भाषा भी अलग है, इनका धर्म भी अलग होता है, इनका पूरा कल्चर भी अलग होता है, इनकी शादी और विवाह पद्धति भी बिल्कुल अलग अलग होती है, ठीक है। क्या होती है, इनकी शादी अलग होती है, इनकी विवाह पद्धति, इनकी पूजा पद्धति, या इनका जो बिल्कुल भी क्या होती है अलग अलग प्रकार से बटी होती है। इनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, जितनी भी जनजाति आदिवासी इलाके होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखोगे आदिवासियों के मुद्दे क्या हैं भाई। आदिवासियों के सबसे बड़े मुद्दे हैं कि ये लोग मुख्य धारा से जुड़े, ठीक है, इनको भी रोजगार मिले, इनको भी कमाने धमाने का मौका मिले, ठीक है। या आदिवासी का सबसे बड़ा इशू यही रहता है आदिवासियों के कि लोग खाने पीने के ही, या इनका सबसे भाई खाने पीने ज्यादातर तो जंगलों में निवास करते थे पहले, ठीक है। तो जंगलों में भाई खाद्यान्न को इकट्ठा करने में इनका पूरा जीवन चला जाता है। खेती के रूप में इनका, जो आदिवासी थे ये लोग खेती भी करते थे भाई, खेती बाड़ी भी करते थे आदिवासी, ठीक है। बसे हुए कृषक, यानी बसे हुए कई बार खेती करने के कई बार बस भी जाते थे। जो आदिवासी हैं आज देखो कारीगर के रूप में एक स्किल्ड वर्कर के में भी काम कर रहे हैं। पशुपालक या चरवाहे भी आदिवासी हमें देखने मिलते हैं कि जो पशुपालन भी करते थे कुछ आदिवासी। लोक कलाकार भी होते हैं, देखते हैं आदिवासियों का म्यूजिक नृत्य जो अलग, जो डांस वांस जो करते हैं आप देखते नहीं हो, ठीक है। इस प्रकार से आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, तो आदिवासी या जो जनजातीय हैं, अगर मैं बात करूं इलाका मध्य प्रदेश, ठीक है, उसी के पास उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये हो गया, ये भी आदिवासी ये भी आदिवासी जनजाति इलाके। उसी प्रकार से असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जितने हमारे इलाके हैं, ठीक है, ये जितने जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये भी जनजाति और आदिवासी इलाके हैं। या जो आदिवासी जनजाति इलाके, इनकी अलग अलग भाषाएं होती, हर आदिवासी जनजाति अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, इनका खान पान अलग है, इनकी मैरिज लाइफ अलग है, शादी या विवाह पद्धति अलग है, इनकी पूजा पद्धति है। ये भी एक प्रकार से भारत में देखोगे तो जितने राज्यों का मैंने नाम लिया, यहां पर आदिवासी और जनजाति इलाके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा क्या है, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 कहेंगे परिवार और विवाह। तो सबसे पहले देखोगे भैया परिवार एक प्रकार की संस्था है। परिवार का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं परिवार को बोलूं, एक ही माता पिता की संतान, लड़के लड़के भी, और जो माता पिता उसके दादा दादी अगर रहते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, ठीक है। परिवार एक क्या है, संस्था है, ठीक है। यानी एक जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनके जो बेटा है बेटी है लड़के वो, ठीक है, या जो हस्बैंड एंड वाइफ उनके माता पिता जो रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, परिवार। परिवार क्या है, एक महत्वपूर्ण संस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट, या कह सकते हो कि परिवार एक संस्था के रूप में कैसा है। अब अगर देखोगे तो भारत में विवाह क्या है, तो विवाह के लिए भारत में देखो भैया शादी के लिए उम्र घोषित कर रखी है भाई। शादी के लिए पहले देखोगे तो शादी के लिए कोई उम्र नहीं थी, बाल विवाह होता था आपको पता है। लेकिन अब विवाह के लिए क्या 18 साल शादी की उम्र कर दी गई थी लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 21 साल, अभी लड़कियों के लिए भी 21 साल की जा रही है, ठीक है। तो यानी शादी करने के लिए क्या किया गया है, उम्र घोषित कर दी, यानी सरकार बताती भैया इतने साल का लड़का होगा, इतने साल की लड़की होगी, तभी आप शादी कर सकते हैं। अगर आप उससे पहले शादी कर देंगे तो आपको सजा हो सकती है, आपको जेल भेजा जा सकता है, ठीक है, या उस शादी करने से रोका जा सकता है, ठीक है। विवाह कितने प्रकार का होता है, तो मूलतः जो विवाह होता है 2-3 प्रकार का। एक तो होता है एकल विवाह। एकल विवाह का मतलब होता है एक लड़का एक लड़की से शादी करे, इसको एकल विवाह बोलते हैं, ठीक है। जैसे मूलतः आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप जितने आपके जो मम्मी पापा उनका ज्यादातर लोगों का एकल विवाह ही होगा, ठीक है। एकल विवाह का मतलब होता है कि एक जो महिला है एक पुरुष से जब शादी करती है, इसको हम एकल विवाह बोलते हैं, ठीक है। यानी एक महिला एक पुरुष से शादी, यानी एक पुरुष एक महिला से शादी करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एकल विवाह, ठीक है। दूसरा है बहु विवाह, यानी एक महिला कई सारे पुरुषों से शादी कर ले, या एक पुरुष कई सारी महिलाओं से शादी कर ले, इसको हम क्या बोलते हैं, बहु विवाह। यानी कई सारी महिलाओं से शादी कर लेना या कई सारे पुरुषों से शादी कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं, बहु विवाह। अरे बहु विवाह होता नहीं, जैसे उन्होंने कर रखा था, जैसे द्रौपदी है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे दशरथ की बात, राजा दशरथ हैं, इन्होंने भी 3-3 शादियां कर रखी थी। इसको ये ज्यादातर लोग जो अमीर लोग होते थे, ठीक है, कौन लोग, राजा महाराजा जो होते थे, ये लोग करते थे,
या बहु विवाह, जो बहु विवाह होता था ये लोग यही करते थे, ठीक है। जैसे कई सारी शादियां कर लेना, ठीक है। बहु विवाह का मतलब एक से अधिक पति या पत्नी का होना बहु विवाह बोला जाता है, यानी एक से अधिक शादी करना बहु विवाह की श्रेणी में। एकल विवाह का मतलब यानी आप एक से ही शादी आपने कर रखा है। उसी प्रकार से विवाह के कई सारे प्रचलित रूप हैं। तो विवाह के कई सारे अगर प्रचलित रूप हैं, जैसे आप देखोगे बहु विवाह में भी कई प्रकार का विवाह होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कई प्रकार के रूप हैं, जैसे विवाह में भी अगर आप देखोगे, जैसे एकल विवाह तो मैंने बताया, बहु विवाह, इसमें भी एक प्रकार से अगर आप देखेंगे कुछ लोग जब शादी या विवाह करते हैं तो अलग प्रकार से, जैसे एक पुरुष ने एक महिला से शादी की तो उसके वहां पर ही जाकर के वो रहने लग जाता है, जैसे घर जमाई उमाई बन जाता। कई बार लड़की उसके यहाँ पर आने के रह जाती। तो विवाह की जब विवाह आएगा तो मूलतः विवाह की दो पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धति है? एक तो भैया एकल विवाह है, दूसरा है बहु विवाह, ठीक है। अगर एक महिला कई सारे पुरुषों से शादी करती है तो इसको बोला जाएगा बहुपुरुष विवाह। और बहुपत्नी विवाह का मतलब यानी एक पुरुष कई सारी महिलाओं से शादी करता है, इसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। यानी क्या है? बहुपत्नी विवाह या बहुपुरुष विवाह भी होता है, यानी एक ही पुरुष जब कई सारी महिलाओं से शादी कर ले तो इसको कहते हैं बहुपत्नी विवाह। यानी एक आदमी ने भैया कई सारी महिलाओं से शादी कर ली है, ठीक है। बहुपत्नी यानी उसके कई सारी पत्नियां होंगी, ठीक है। और बहुपति में क्या होता है? बहुपति में होता है कि एक ही जो आदमी है उस यानी बहुपति में क्या होता है? यानी एक लड़की ने कई सारे लोग यानी लड़कों से यानी कई सारे उसने अपने पति बना लिए, इसको क्या बोलते हैं? बहुपति, ठीक है। तो ये जो होता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि पति पत्नी चुनने की कौन कौन सी पद्धति है। भैया जो पति पत्नी चुने जाते हैं, किस तरीके से पति पत्नी चुने जाते हैं? तो भई पति पत्नी अगर देखोगे तो मोस्टली पति पत्नी किस आधार पे शादी फिक्स की जाती है ना, पति पत्नी किस आधार पे चुने जाते हैं? तो अंतर विवाह का मतलब समझते हो? यानी एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा, इसको अंतर विवाह। भाई पति पत्नी किस प्रकार से, यानी विवाह में पति पत्नी चुनने की पद्धति क्या? अंतर विवाह करना, यानी अलग अलग जाति के लोग होंगे, सॉरी एक ही जाति के लोग होंगे या अलग अलग गोत्र के लोग होते हैं, इस प्रकार से चुने जाते हैं। दूसरा देखो बहु विवाह में क्या होता है कि अगर आप इसमें बहु विवाह के देखोगे तो इसमें मोस्टली हम बहु विवाह में होता है कि एक लड़का एक लड़की से शादी कर रहा है, ठीक है, या अपने धर्म रिलीजन कास्ट में ही शादी लोग करते हैं, ठीक है। पति पत्नी किस आधार पर चुने जाते हैं? पहला भाई अपनी जाति में शादी करना है, ब्राह्मण से शादी करेगा, बनिया से शादी करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा देखोगे मोस्टली लोग क्या करते हैं विवाह में देखोगे तो अपने ही गोत्र में शादी नहीं की जाती है। दूसरा पति पत्नी चुनने की कौन कौन सी, बहुत सारे लोग विवाह को तय कर लेते हैं, ठीक है। जैसे भाई परिवार वाले तय करते हैं ना, अब तो और भी विवाह की पद्धति, लव मैरिज लोग कर ले रहे हैं, लड़का लड़की खुद ही पसंद कर ले रहे हैं एक दूसरे को। बहुत सारे लोग देखो आज तो भाई बहुत सारी पता नहीं कितनी एप्लीकेशन बन गई, वहां पर लोग शादियां कर रहे हैं, पता नहीं टिंडर उंडर पता नहीं क्या क्या बन गया है, वहां पर एक दूसरे को लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। मम्मी पापा पहले पसंद करते थे या कोई रिश्ता लेकर के आता था, इस प्रकार की शादियां होती थी। अब तो लड़का लड़की स्वयं को ही पसंद कर ले रहे हैं, खुद ही शादी कर ले रहे हैं। ये भी एक प्रकार से पति पत्नी चुनने की क्या होगी, एक प्रकार की प्रथा है, ठीक है। पहले परिवार शादी करवाता था, इसको हम क्या बोलते हैं? अरेंज मैरिज, लव मैरिज होता ना, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है। अब इसमें एक और मैरिज आ गई, रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रिलेशनशिप में भाई बिना शादी किए ही दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं, इसको भी रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? विवाह पति पत्नी चुनने की पद्धति तो है भाई, लव मैरिज हो गई, ठीक है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज में एक दूसरे को पसंद कर लिया, अरेंज मैरिज मम्मी पापा ने पकड़ के शादी करवा दी, ठीक है। लव रिलेशनशिप में क्या होता है? ना तो शादी किया है बल्कि आपसी सहमति से लोग रहने लग जाते हैं, तो ये भी तो पति पत्नी चुनने की क्या एक पद्धति है, ठीक है। देखिएगा उसी प्रकार से विवाह की रस्में, तो भाई शादी में कई प्रकार की रस्में होती हैं। जब शादी होती है, शादी में कई प्रकार, हर जगह पर जैसे आप जिस भी जगह से आते हैं वहां पर शादी में कई सारी रस्में, जैसे कन्यादान है शादी में एक बहुत बड़ी रस्म है, कन्यादान जो होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे पानी क्या बोलते हैं, मैं भूल जाता हूं, मुझे पता नहीं कौन कौन सी शादी में रस्में होती हैं, तो आप लोग को पता होगा भाई। शादी में आप किसी की शादी में गए तो दुनिया भर की जो रस्में होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं भाई, हर जगह पर, अगर आप राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, किसी भी इलाके से, अगर आप दिल्ली से हैं, तो हर जगह पर शादी की अलग अलग रस्में होती हैं, कई तरह के रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। तो भाई कन्यादान तो मोस्टली मैं जानता हूं इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। या कई प्रकार जो पानी भरना, इसको पता नहीं क्या वो हाथ पर लेकर के करते हैं, वो भी होता है। फेरे जो होते हैं, 7 फेरे जो होते हैं, फेरों की भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है? विवाह की रस्में होती हैं, ठीक है। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे पति पत्नी चुनने की पद्धति
विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह की कौन कौन सी रस्में हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। और परिवार वाला जो रहेगा इसको भी पढ़ के चली जाना, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 नातेदारी। नातेदारी का मतलब रिश्तेदारी, नातेदारी मतलब रिश्तेदारी। अरे भाई नातेदारी कब बनती है, जब एक लड़के की शादी किसी दूसरे लड़के से शादी हो जाती है, यानी नातेदारी दो आधार पर बनती है। एक तो रक्त के आधार पर, जैसे किसी लड़के का जन्म हुआ तो कोई मामा बन गया, कोई मम्मी बन गई, कोई पापा बन गया, कोई मौसी बन गई, कोई, यानी जन्म के आधार पर नातेदारी बनती है। जैसे मान लीजिए मेरा जन्म हुआ तो मेरी मम्मी बन गई, पापा बन गए, ठीक है, मेरे मामा बन गए, मामी बन गई, ठीक है, यानी जन्म के आधार पर ही नातेदारी बन गई। दो आधार पर नातेदारी बनती है, एक तो जन्म के आधार पर, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जैसे आपका भी जन्म हुआ होगा तो आपके मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, बुआ है, मौसी है, मामी है, काका है, काकी है, ये सारा जन्म के आधार पे नातेदारी बन गई, रिश्तेदारी बन गई। जब आपकी शादी होगी, ठीक है, तो वहां पर आपके क्या सास बन गई, ससुर बन गए, जेठ बन गई, देवरानी बन गई, जेठानी बन गई, यानी शादी नहीं क्या होती, शादी के बाद भी हमारी नातेदारी है। दो टाइम पर हमारी नातेदारियां बनती हैं। एक तो भाई जब जन्म हुआ तब रिश्तेदारी बन गई, कोई हमारा कोई न कोई संबंधी बन गया, और जब शादी होती है, शादी के बाद भी तो ना कोई सास बन गई, कोई ससुर बन गया, कोई देवर बन गया, कोई देवरानी बन गई, कोई जेठानी बन गई, इस प्रकार से नातेदारियां बनती है ना, यानी दो आधार पर बनती है। एक तो शादी से पहले जन्म के आधार पर, जन्म जैसे बच्चे ने जन्म लिया, लड़के का जन्म होते ही कोई मामा बन गया है, कोई मामी बन गई है, या कोई काका बन गया, काकी बन गई, ये सब बन जाते। जब शादी होती है तो लोग बन नहीं जाते, सास ससुर देवर देवरानी जेठानी, इस प्रकार से बन जाते, साला सरहज सारे लोग बन जाते हैं ना। दो आधार पे भारत में नातेदारी क्या, तो नातेदारी अगर आप देखो एक समूह के आधार पर नातेदारी होती है, अलग अलग समूह में नातेदारी होती है। नातेदारी शब्दावली, नातेदारी विवाह के नियम के आधार पर बनती है, यानी जब भैया शादी होती है तब नातेदारियां बनती हैं। दूसरा जब जन्म होता है, और नातेदारी में क्या था, आदान प्रदान होता है। क्या होता है नातेदारी में, क्या भाई आदान प्रदान, गिफ्ट का आदान प्रदान, जैसे शादी होगी फैमिली के नातेदारी में लोग एक दूसरे, जैसे किसी की शादी है तो रिश्तेदारी में लोग जाते नहीं, फलाने की शादी है तो उसमें जाते हैं, जैसे कोई मामा की शादी, मौसी की शादी में, काकी की शादी में, किसी की भी शादी होती है तो आप लोग जाते हैं। नहीं, नातेदारी में लोग क्या करते हैं, आदान प्रदान होता है, औपचारिक आदान प्रदान होता है, जैसे लोग सब इकट्ठा होते हैं ना, जैसे मान लो किसी की शादी है तो पूरा परिवार इकट्ठा होगा, जितने नात रिश्तेदार होंगे भाई सभी लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। उसी आधार पे देखो दक्षिण भारत में जो नातेदारी है वो दूसरे आधार पे बनती है, दक्षिण आधार पे जो नातेदारी है वहां पर अलग प्रकार से बनती है। मूलतः जो नातेदारी है सिमिलर एक ही प्रकार की बनती है, मूलतः दो प्रकार की होती है नातेदारियां। एक तो भाई बच्चे का जन्म होते ही कई प्रकार की नातेदारियां बनती हैं, और जब शादी हो जाती है तब भी कई प्रकार की नातेदारी या रिश्तेदारी जो संबंध होते हैं वह हमें बनती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। नातेदारी मीन्स रिश्तेदारी, जो हमारे संबंध बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं मातृवंश के आधार पर, जैसे मातृ का यानी जैसे आपकी मम्मी है तो मम्मी के पक्ष वाले आपके मातृवंश वाले बन जाए, जैसे मामा है, मामी है, नाना है, नानी है, ठीक है, मौसी है, ठीक है, ये आपको मम्मी के पक्ष वाले बन जाएंगे। उसी प्रकार से पिता वंश, पिता के साइड वाले कुछ लोग नातेदारी बनती है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे दादा है, दादी है, ठीक है, चाचा है, चाची हैं, बुआ है, एक क्या है मम्मी के साइड के लोग नातेदार बन जाते हैं। उसी प्रकार से देखोगे मातृवंशीय पक्ष में देखोगे मम्मी के साइड वाले बनते हैं, और पितृपक्षीय में पिता के साइड वाले आपके भी नातेदार बन जाएंगे ना। उसी प्रकार से जब आपकी शादी होगी तब भी वहां पर इन लो बन जाते हैं, जिसको हम सास ससुर बोलते हैं, वहां पर इंग्लिश में तो इन लो बोलते हैं, सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो होता नहीं उसमें अंग्रेजी में, वहां पर इन लो लगा देते, बस खाली सब हो गया। अंकल जैसे कुछ भी होगा, ब्रदर इन लो बन गया, ठीक है। अरे ब्रदर भाई हो गया तो इन लो लगा दिया तो वो बन गया, साला बन गया उसका, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। तो नातेदारियां जो बनती हैं एक तो जन्म के आधार पर बनती है, दूसरी विवाह के आधार पर बनती है, और मातृवंशीय नातेदारी होती है और पितृवंशीय नातेदारी। मातृ मम्मी के साइड वाले आपकी नातेदारी बनेगी, पितृ यानी पिता के साइड वाला, जो आपके पापा के रिलेशन के आधार पर भी तो आपकी नातेदारी बनेगी, ठीक है। इस आधार पर भी क्या होती है नातेदारियां बनती हैं, ठीक है। तो नातेदारी वाला जो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख करके जाना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 क्या है, वर्ग सत्ता और असमानता। वर्ग सत्ता और असमानता यानी वर्ग के आधार पर और सत्ता के आधार पर जो हमारे समाज में असमानता है, बराबरी है भैया, ठीक है। बराबरी के जैसे किसान है, कृषक वर्ग में असमानता होती, जैसे अंग्रेज थे तो असमानता कैसे होती थी भैया, किसी के पास खेत है, किसी के पास खेत नहीं है। कृषि में असमानता होती थी, कृषि के आधार पर जब अंग्रेज थे भाई खेती के आधार पर असमानता नहीं थी, होती थी। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बताता है कि औपनिवेशिक नीति का जवाब उसने दिया।
उत्तर स्वाधीनता में देखो, भारत में अगर आप देखोगे तो असमानता है ना, किस खेती में असमानता होती है ना, जैसे किसान है भाई, किसी का खेत है, कोई किसान के यहाँ पर मजदूरी करता है तो असमानता। उसी प्रकार से जब अंग्रेज थे तो क्या करते थे, एक तो जमींदार उन्हें बना दिए, दूसरा जो किसान था, किसानों का क्या होता था, शोषण होता था भाई। जमींदार मोटा मुनाफा कमा लेते थे, आपको पता हो ना जमींदारी प्रथा में। अंग्रेज समय तो हमारे देश में जमींदारी नहीं ना, तो जमींदार जो इमीडिएटर जो था किसानों का बहुत शोषण करता था। एक प्रकार की क्या थी, एग्रीकल्चर खेती में तो असमानता है, क्या थी मोस्टली ज्यादातर अंग्रेज समय पर कृषि वर्ग में क्या, कृषि में भी वर्ग बन गया है ना भाई, दो वर्ग हैं, एक तो किसान है, ठीक है, दूसरा कह सकते जो जमींदार होता था। इसमें क्या असमानता थी ना, एक प्रकार के संघर्ष बनता था ना, अरे भाई किसान है, जो दूसरा जो जमींदार है, दो वर्ग है ना, खेती में भी दो वर्ग बन गए, यानी दो गुट बन गए, एक तो किसान है, दूसरा जमींदार है। जमींदार क्या मोटा मुनाफा कमाता, कुछ नहीं करता है और किसान से खेती करवाता है, ठीक है, और बड़ा राजस्व ले रहा है, उससे पैसे मांग रहा है, ठीक है। तो क्या नहीं, किसान में भी क्या है, एक प्रकार से कृषि वर्ग में असमानता हमें दिखाई देती है, जहां पर किसान और जमींदार आप कह सकते हैं, जो भूमि का मालिक है या भू स्वामित्व जो रखता है उसकी बात करते हैं, इस प्रकार की समानता होती है। उसी भारत में, नगरीय भारत में विभिन्न, अगर देखो भारत के जो नगर हैं यहाँ पर भी कई प्रकार की भिन्नता होती है। नगर में, शहरों में देखते हैं असमानता नहीं रहती है, गरीब है, अमीर है, कोई झुग्गी में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है। भाई नगरों शहरों में कैसी असमानता, शिक्षा के आधार पर असमानता होती भैया, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है। आर्थिक आधार पर असमानता होती नहीं भाई, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसा है, कोई किसी ने लाखों करोड़ों इकट्ठा कर रखे हैं, किसी के पास खाने को नहीं दाने हैं, ठीक है। नगरों में होती, सामाजिक आधार पे भी असमानता होती, ऊंची जाति और नीची जाति में होती नहीं। अरे भाई इंडिया में पूरी असमानता हो रही, भेदभाव कितना रहा जाति के आधार पर। अगर ब्राह्मणों की बात करोगे तो ब्राह्मणों ने किस प्रकार से चीजों की क्या पूरी असमानता होती थी ना भाई, छुआछूत जो होता था समानता तो हमारे समाज में असमानता रही ना, सामाजिक आधार पर भी तो असमानता थी। ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं इनका समाज में सर्वोच्च स्थान रहा, ठीक है। उसी प्रकार से जो वैश्य हैं और जो शूद्र हैं उनकी स्थिति तो समाज में दयनीय बनी रही ना। अरे भाई वो काम करते थे या सेवा करते थे, उनके साथ कितना भेदभाव होता था, ये भी एक प्रकार की असमानता है, ठीक है। तो समाज में देखोगे तो चाहे कृषक वर्ग है, वहां पर कृषक वर्ग में देखोगे तो भैया किसान है, जमींदार है, तो किसान में, कृषक वर्ग में भी असमानता रहती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम समाज की बात करें तो समाज में जाति के आधार पर असमानता है। धर्म में अगर देखोगे जैसे नगर है तो हमारे जो नगर है वहां पर विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, जैसे भाई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, अलग अलग प्रकार के हैं। इसमें भी हमें असमानता दिखती है ना भाई, कोई अलग अलग पेशेवर लोग होते हैं, शहरों में होते नहीं अलग अलग पेशेवर लोग। उसी प्रकार से आर्थिक असमानता होती है भाई, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, कोई गरीब है। अरे दिल्ली में चले जाओ कितनी असमानता है, कुछ लोग तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कोई लोग मिडिल क्लास हैं, कोई आलीशान बंगले में रह रहा है। फर्क है ना, असमानता है ना, किसके आर्थिक आधार पे है। शैक्षिक आधार पे भी असमानता होती है, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोग मीडियम में पढ़ाई लिखाई कर रखी है, बहुत सारे लोगों ने हायर एजुकेशन कर रखी है, ये भी असमानता होती है नहीं रहती हमारे समाज में, ठीक है। वर्ग के आधार पे असमानता है, अलग अलग जो वर्ग हैं, ठीक है भाई, जैसे किसान है या कह सकते जमींदार है, ठीक है। उसी प्रकार से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस आधार पे भी तो असमानता है। दूसरा सत्ता के आधार पे, कुछ लोग, जो लोग सत्ता में है, जो लोग सत्ता में नहीं, इस प्रकार से भी असमानता होती है। गरीबी या आर्थिक आधार पे असमानता होती है, कुछ लोग के पास पैसा, कुछ लोग नहीं है। एजुकेशन के आधार पर भी असमानता हो सकती है, कुछ लोग ज्यादा एजुकेटेड है, कुछ लोग एजुकेटेड नहीं है। यह कह सकते क्षेत्र के आधार पर असमानता होती है, कुछ क्षेत्र में कहते हैं भैया कृषक जो क्षेत्र है भाई, जहां पर पानी अच्छी होगी, सिंचाई अच्छी होगी, वहां पर किसान ज्यादा खुशहाल रहेगा। कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है या इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो सही से खेती नहीं कर पाते, इस आधार पर भी असमानता होती थी, ठीक है। एक क्या है जो असमानता यानी भेदभाव किस आधार पर होता, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अगर आप देखोगे असमानता है। उसी प्रकार से समाज में देखोगे, समाज में भी असमानता बनी, चाहे कृषक वर्ग हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हमारी सोसाइटी हो, दोनों में असमानता यानी समाज में भी बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, क्या है नेक्स्ट चैप्टर, 12वां चैप्टर है, ठीक है। 12वां चैप्टर में अगर आप देखेंगे प्रतिरोध और विरोध,
ठीक है। समाज में जो जिस प्रकार का भेदभाव होता था, जिस प्रकार का छुआछूत होता था, 12वां चैप्टर जो है ऑनलाइन में इग्नू ने बुक नहीं डाल रखी, इसलिए मैंने सही दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 12वें चैप्टर में है क्या मैं बता देता हूँ, ठीक है। 12वें चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से आपको पता होगा हिंदू धर्म में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जो विरोध होता, जो छुआछूत होता था, जो भेदभाव होता था, इन भेदभाव के खिलाफ जिन लोगों ने आवाजें उठाई या जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। खास तौर से अगर आप देखोगे तो हिंदू समाज में देखोगे जाति के आधार पे बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, छुआछूत होता था या ऊंच नीच था, इस प्रकार का बना हुआ था। जैसे जिस प्रकार से जैसे भाई कोई ब्राह्मण है, अगर दलित को दलित कह सकते हैं या शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर उसको टच कर लेता था, अछूत मानता था। जिस प्रकार से पूरा भेदभाव समाज नहीं, जाति के आधार पर सबसे ज्यादा समाज में क्या होता था, भेदभाव। दूसरा, महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव होता था, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, इस प्रकार। यानी पूरा जो समाज है वह जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर पूरी तरीके से बटा हुआ था। लेकिन उसके बाद करेंगे समाज में जो इतनी ज्यादा चीजें थी, यानी समाज में जो इतना ज्यादा विरोध होता था, इसको लेकर के कह सकते हो पंडित रामाबाई की अगर बात करोगे, इन्होंने बात करोगे तो जिस प्रकार से जाति पाति वाले समाज में जो उत्पीड़न होता, इस उत्पीड़न को उजागर करके महिलाओं के अधिकारों का बात की। यानी पंडित रामाबाई जो हैं वह महिला अधिकारों की बात करते हैं। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, पंडित रामाबाई ने इस भेदभाव का उन्होंने विरोध किया, ठीक है। उन्होंने उदार और समतावादी विचारों ने अंग्रेजी शिक्षित ब्राह्मणों और बुद्धिजीवियों को व्यापक दुनिया की प्रतिक्रिया लहरें, यानी जो लोग पढ़ा लिखा समाज था, पंडित रामाबाई है, कह सकते हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं के साथ जो शोषण होता था, जो दमन होता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको लिखने का अधिकार नहीं था, यानी उन चीजों को महिला अधिकारों की बात करती थी। पंडित रामाबाई ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा बाल विवाह उत्पीड़न के लिए लड़ने के लिए पहली बार महिला स्वायत्ता आर्य महिला समाज की उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। यानी जिस प्रकार से भाई महिलाओं को तो शिक्षा में बढ़ावा ही नहीं जाता था, लड़की को तो लोग पढ़ने ही नहीं देते थे, तो कह सकते, या जो बाल विवाह होता, लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती, इन चीजों का कह सकते हो पंडित रामाबाई ने क्या भैया विरोध किया, और पंडित रामाबाई ने कह सकते हो कि आर्य महिला समाज की स्थापना की, ताकि महिलाओं को संवैधानिक क्या कह सकते हैं, महिलाओं का जो शोषण हो रहा है या दमन हो रहा, उनको स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इस बात को लेकर के उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, ठीक है। आगे देखिएगा ताराबाई शिंदे जो हैं, दूसरे जो हैं जो लोग इंपॉर्टेंट की बात करें, ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे का जन्म 1850 में एक कुलीन मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने सबसे पहले भारतीय महिलाओं के साहित्य के रूप में जाना, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था और लैंगिक आधार पर, यानी कह सकते हैं जो पंडित ताराबाई हैं, जिस प्रकार से हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज है, आपको पता होगा, और जिस प्रकार से लैंगिक आधार पे हमारे समाज में रूढ़िवादी समाज है उसका, और काम के आधार पर स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता, इन चीजों का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया। पंडित ताराबाई की अगर बात, ताराबाई शिंदे जो हैं, इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे रामायण महाभारत पर व्यंग भाषा में हमला किया, जो कई मजदूर वर्ग और किसान महिलाओं को लोक कथा तथा कहानी की परंपरा। देखो अगर मैं ताराबाई की बात करूं तो जिस महिला और पुरुष में जो भेदभाव था, भैया महिलाओं को घर की चार दीवारी में रखा जाता था, पुरुष बाहर जा करके कमाता था, तो काम के आधार पर जो भेदभाव होता था, उस बात को लेकर के पंडित रामाबाई ने कह सकते हो कि भारतीय समाज को या जगाने का प्रयास किया, या जिस प्रकार से आप देखेंगे हिंदू राष्ट्रवाद की लहर जो थी, या पंडित ताराबाई जैसे शख्सियत से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं का आंदोलन को, नहीं जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, जो महिलाएं थी उन्होंने पंडित रामाबाई या कह सकते हो ताराबाई से जैसी जो शख्सियत है उनसे प्रेरणा लेकर के महिलाओं ने अपने आंदोलन को संगठित किया। 1920 के दशक में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस इसी तरह से महिलाओं के संगठन, यानी अगर मैं पंडित रामाबाई की बात करूं या ताराबाई की बात करूं तो दोनों जो हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, जो दमन होता था, जो भाई काम के आधार पे जो पढ़ने लिखने का महिलाओं को मौका नहीं मिलता था, ठीक है, या महिलाओं के साथ जिस प्रकार का भेदभाव था, ठीक है, या उसको लेकर के इन्होंने विरोध दर्ज किया और महिला अधिकारों की बात करती हैं, दोनों ही पंडित रामाबाई हो या पंडित ताराबाई हो। उसके बाद बात करेंगे कि दलितों के साथ जो भेदभाव होता था, ठीक है, या ब्राह्मण जो दलितों पर अत्याचार करते थे या उस पर जो उत्पीड़न होता था, यानी दलितों के उत्पीड़न को लेकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले की सबसे पहले बात करते हैं। ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र में एक
सतारा जिले में एक माली जाति में हुआ। माली जाति पारंपरिक रूप से, माली का मतलब जो फुलवाड़ी लगाते हैं, फूल जो लगाते हैं, ठीक है, उसको माली बोलते हैं, ठीक है भाई। यानी जाति व्यवस्था जो, यानी जाति के नाम पर जो भेदभाव था दलितों के साथ या जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, इसको लेकर के जो ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया। और जो ब्राह्मण, जो उच्च जाति के लोग थे, किस प्रकार से वो दलितों के साथ दमन करते थे, उत्पीड़न करते थे, किस प्रकार से अत्याचार करते थे, इस चीजों को बताने का प्रयास। और ब्राह्मणवाद और जो हिंदूवादी विचारधारा, इसके खिलाफ कह सकते हैं उन्होंने अपने सवाल को बताया, ठीक है, और इन चीजों को। और बी आर अम्बेडकर की एक बात है तो सबको पता है, अम्बेडकर जी का तो सब जानते हैं कि दलितों के साथ जो अत्याचार होता था, जो दमन होता था, उसको उन्होंने उजागर किया है। और आगे चल करके जो छुआछूत होता था, ठीक है, दलितों के साथ, या जो भेदभाव होता था, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, बराबरी पर नहीं थे, जो भेदभाव होता था, इसको लेकर के भी उन्होंने आंदोलन किया। और बाद में कह सकते हो कि उन्होंने बाकायदा संविधान में कह सकते हो भेदभाव या छुआछूत को समाप्त ही कर दिया है, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले और बी आर अम्बेडकर कह सकते हो कि जो दलितों के साथ उत्पीड़न होता था, दमन होता था, या ब्राह्मण जो अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ दो लोगों का नाम है, ज्योतिबा फुले और बी आर अम्बेडकर को लिख करके आना है। अगर पंडित रामाबाई या ताराबाई का नाम है तो महिलाओं के साथ जो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में पंडित रामाबाई ताराबाई का नाम, महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था, जो पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, जो उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, या उनको जो घर की चार दीवारी में रखा गया था, इसके आधार पर। और पूरा 12वां चैप्टर इसी को लेकर के आता है। एक चीज मैं बता दूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ नाम लेकर के पूछते हैं, रामाबाई, ताराबाई, फुले, अंबेडकर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्टली इसमें अगर बड़ा भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिख देना, महिलाओं को बारे में पंडित रामाबाई या ताराबाई बात करती हैं, और जाति के आधार पर समाज में जो भेदभाव होता था उसमें ज्योतिबा फुले और बी आर अम्बेडकर का योगदान आप लोगों को पता होगा, उसी प्रकार से लिख दीजिएगा। अब क्या होगा, 12वें चैप्टर के साथ आपकी जो बुक है लगभग समाप्त हो गई है। जितने चैप्टर थे इसमें मैंने आपको सारा शॉर्टकट में बता दिया है, और इसी प्रकार से आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा और एग्जाम में अच्छे से लिख करके चले जाइएगा। आपको किसी प्रकार की टेंशन और चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।